नमस्कार दोस्तों। एग्जाम सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं सुरेंद्र कुमार यादव आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं भौतिक प्रदेशों को लेकर। भौतिक प्रदेशों को लेकर हमारा ये जो आज का सेशन होने वाला है वो मेनली होगा तटीय मैदानों को लेकर, और भारत के जो द्वीप हैं और द्वीप समूह हैं उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा की थी, और उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं भारत के तटीय मैदानों को लेकर। देखिएगा दोस्तों, तटीय मैदानों को हम मेनली दो पार्टों में बांटकर पढ़ते हैं ना। जो पश्चिमी तट के लगते हैं, यानी मैं एक प्रकार से बोलूं अरब सागर की ओर जितने भी जो राज्य हैं उनके लगने वाले जो तट होंगे वो कहलाएंगे पश्चिमी तटीय मैदान। और जैसे ही मैं बात करूं कि बंगाल की खाड़ी की ओर बात करते हैं, तो बंगाल की खाड़ी की ओर लगने वाले जो तटीय क्षेत्र या तटीय राज्य हैं तो उनको बोलेंगे हम पूर्वी तटीय मैदान। क्लियर? अब इसी को हम क्या करते हैं कि अलग अलग पार्टों में बांटकर हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे इधर कि पश्चिमी तटीय मैदान। दोस्तों, मैं पश्चिमी तटीय मैदानों को लेकर बात करता हूं तो इसमें गुजरात के मैदान, कोंकण के मैदान, कन्नड़ के मैदान और मालाबार के मैदान। ठीक है, तो ये चीजें होने वाली हैं। साथ में ही हम पूर्वी तटीय मैदानों को लेकर बात करेंगे। यहां पर उत्तरी सरकार का मैदान है और कोरोमंडल का मैदान है। साथ में देखो इसके यदि हम और उप विभाग देखें तो यहां पर आपको, वो हालांकि मैं थ्योरी में वैसे बता भी दूंगा आपको, एक होता है उत्कल का मैदान, एक होता है आंध्रा का मैदान, ठीक है, और एक होता है मेनली कोरोमंडल का मैदान। ये इसके तीन पार्ट है ना, तो सभी पे हम एक एक पॉइंट पे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यहां से मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले हम मेनली बात करेंगे, वो बात करेंगे पश्चिमी तटीय प्रदेशों को लेकर। यानी एक प्रकार से मैं मेनली बात करूं तो देखो, यहां से लेकर मैं यदि कन्याकुमारी तक की बात करता हूं तो ये इधर वाला जो पूरा पोर्शन है वो कहलाता है पश्चिमी तटीय मैदान। देखिए, पश्चिमी तटीय मैदानों को लेकर यदि हम चर्चा करते हैं, आप यहां पर देख पा रहे हैं, तो पश्चिमी तटीय मैदान जो हैं वो जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है। साथ में ऐसी मान्यता है कि जो पहले कृष्ण जी के समय द्वारिका शहर हुआ करता था वो किसी समय पश्चिमी तट की मुख्य भूमि पर स्थित था, जो कि वर्तमान में पानी पर डूबा हुआ है। ठीक है, ये जलमग्न होने की जो स्थिति है, इसके कारण जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो एक संकीर्ण पट्टी के रूप में नहीं, यानी कि बहुत ज्यादा चौड़ाई में विकसित नहीं हुए हैं। लेकिन एक चीज विशेष बात है कि चौड़ाई में ज्यादा विकसित नहीं हुए, इस कारण से पश्चिमी तटीय जो मैदान है वहां पर बंदरगाहों का, यानी प्राकृतिक या नेचुरल जो बंदरगाह हैं, ठीक है, उनका विकास बहुत अच्छे से हुआ है। इसकी यदि आप शुरुआत की बात करते हैं तो यहां से आप देखिए, उत्तर की ओर मैं कच्छ के मैदान से लेकर बात करता हूं ना, तो यहां पर इसकी चौड़ाई लगभग आप बोल सकते हो कि 50 से लेकर 100 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है, जो कि एक प्रकार से मैं बोलूं तो सक्रिय मैदान के रूप में है। दूसरा, यहां पर मैदान चौड़े नहीं है, इसके पीछे वजह क्या है? पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं, उसके पीछे वजह क्या है कि नदियां इधर से बहती हैं ना, और नदियां बहेंगी तो डेल्टा भी बनाएंगी इधर वाली। लेकिन अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो मेनली डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती हैं? एस्चुरी या फिर जवार नदमुख। इस कारण से क्या होता है कि इधर वाले जो पार्ट है, ये मैदान जो है वो संकीर्ण मैदान के रूप में या संकीर्ण पट्टी के रूप में है। ठीक है, तो यहां तक की बातें उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे। अब मैं मेनली इसके विभाजन को लेकर बात करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं इस वाले पोर्शन को लेकर बात कर रहा हूं जो मेनली गुजरात के लग रहा है, और गुजरात में कहां तक लग रहा है? दमन तक। दमन तक का पार्ट जो मेनली इससे ऊपर वाला है वो गुजरात का मैदान कहलाता है, या गुजरात के तटीय मैदान आप इसे बोल सकते हो ना। मेनली इसका विस्तार को लेकर यदि हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि इसका मेनली जो विस्तार है वो लगभग गुजरात में, पूरे गुजरात में फैला हुआ है। आप गुजरात में ये बोल सकते हो कि साबरकांठा और बनासकांठा, इन दो क्षेत्रों को छोड़ दो, इसके अलावा ये गुजरात का जो तटीय मैदान है वो संपूर्ण गुजरात में फैला हुआ है। क्षेत्रफल की बात करते हैं, लगभग ये 1,79,320 वर्ग किलोमीटर एरिया के आसपास है। इस मैदान का निर्माण की यदि हम बात करें तो देखिए, नदियां हम पढ़ेंगे तो और भी आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि गुजरात में मेनली नदियां कौन सी बहती हैं? गुजरात में भाई साबरमती नदी आती है, माही आती है, लूणी आती है, यही तो आती है, एक पश्चिमी बनास आती है। तो इन नदियों के जलोढ़ों के जमाव के कारण क्या हुआ है? गुजरात के तटीय मैदानों का निर्माण हुआ है। और साथ में हम ये भी बोल सकते हैं कि गुजरात के तटीय जो मैदान है उनका निर्माण वर्तमान में भी जारी है।
ठीक है। मैं जितनी बातें बोल रहा हूं आपको नीचे लिखी हुई आपको थ्योरी में आराम से मिल जाएंगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक चीज यहां पर विशेष बात है कि गुजरात का जो मैदान है उसके कुछ भाग का निर्माण वायु के द्वारा, ठीक है, वायु के द्वारा लगातार मिट्टी उड़ती रहती है, तो मिट्टी का निक्षेप हुआ है, उसके कारण क्या हुआ है सागरों में जाके, तो उसके कारण भी पूर्वी तट ये जो गुजरात के तटीय मैदान है उनका थोड़ा सा निर्माण हुआ है। अब देखिए गुजरात के जो मैदान है इनको मेनली हम तीन पार्टों में बांटकर पढ़ते हैं, जिनमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहां पर कच्छ का मैदान। और कच्छ का मैदान की यदि मैं बात करता हूं तो ये वाला जो पूरा एरिया है रेड वाला, रेड डॉट वाला, इसे हम कहते हैं कच्छ के मैदान। ठीक है, यानी मैं सिंपल सा ये बोल सकता हूं कि इस मैदान का जो मेनली निर्माण है प्राचीन समय में सिंधु नदी के द्वारा जो लाए गए अवसाद थे उनके कारण इसका निर्माण हुआ है। कच्छ का रण वाला एरिया है, तो कच्छ के मैदान में आप क्या देख पाओगे कि ये वाला जो एरिया है वो कैसा होगा, लवणीय एरिया होगा, यानी यहां की जो मिट्टी है वो लवणीय पाई जाएगी। यदि लवणीय मिट्टी है लाडलो यहां पर, तो क्या यहां पर कृषि कार्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हम ये बोलते हैं कि ये कच्छ का मैदान है ना, ये बिल्कुल समतल रूप में फैला हुआ है। कैसा मैदान है? समतल मैदान के रूप में है ना। हालांकि इस काल में भी यदि हम बात करते हैं तो इस मैदान में कहीं कहीं पर आपको बेसाल्ट लावा चट्टाने जो है ना उनके जमाव नीचे की ओर मिलते हैं। ठीक है, ये कच्छ का मैदान हुआ। दूसरा, इसके नीचे की ओर मैं बात करता हूं तो आप देख पा रहे हैं काठियावाड़ का मैदान। लाडलो काठियावाड़ का मैदान देखो, ये वाली खाड़ी को हम क्या बोलते हैं? कच्छ की खाड़ी। और ये वाली खाड़ी को क्या बोलते हैं हम? खंबात की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी वाला ये मेनली एरिया है। ये जो एरिया है इसे हम क्या नाम देते हैं? काठियावाड़ का मैदान। ठीक है, या फिर मैं आपको बोल सकता हूं कि ये मैदान सौराष्ट्र से लेकर सूरत तक फैला हुआ है। कौन सा? काठियावाड़ का मैदान, सौराष्ट्र से लेकर सूरत तक। अच्छा, वैसे एक देखिए, ये इनकी डिटेल जो है वो आपको बहुत कम एग्जाम में पूछता है। वो डायरेक्टली आपसे यही पूछेगा कि कौन सा मैदान है, वो कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है ना, जो हम इस डायग्राम के माध्यम से आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, दूसरा, यदि मैं इसके लिए बात करूं तो इसका मेनली आप बोल सकते हो कि इस मैदान का निर्माण, जैसे मैंने आपको पहाड़ियां बताई थी ना गुजरात में, एक तो बारदा पहाड़ी, एक मांडव पहाड़ी, एक गिर पहाड़ी, तो इस काठियावाड़ मैदान का जो निर्माण है वो निर्माण हुआ है मांडव पहाड़ी से निकलने वाली नदियों के द्वारा, या उनके एक प्रकार से बोलूं तो जलोढ़ों के जमाव के कारण। दूसरा, ये मैदान जो है वो कृषि कार्यों के लिए ये भी उपयोगी नहीं है। तो गुजरात का ना तो कच्छ का मैदान कृषि कार्य के लिए उपयोगी है, ना काठियावाड़ का मैदान उपयोगी है। लेकिन ये जो गुजरात का मैदान हमने लिखा हुआ है, गुजरात के मैदान है ना, ये जो गुजरात के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल है, यहां पर देख लो दक्षिण में है। ये मैदान कृषि कार्य के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन ये मैदान में क्यों उपयोगी है? आपने देखा होगा कि हमने यहां से एक बात की थी कि इधर से नर्मदा नदी आ रही है, इधर से कौन सी नदी जा रही थी? तापी नदी। तो इस मैदान का मेनली निर्माण है वो किसके द्वारा हुआ है? इस मैदान का निर्माण हुआ है नर्मदा प्लस तापी नदी के द्वारा, या इनके द्वारा जो लाए गए जलोढ़ हैं उनके द्वारा निर्माण हुआ है। दूसरा, ये मैदान जो है, ठीक है, थोड़ा इनके बजाय चौड़ाई भी ज्यादा लिए हुए है और ये कृषि कार्यों के लिए उपयोगी है। ठीक है, ये थोड़ा सा दो तीन पार्ट थे इसके, तो थोड़ा सा लग सकता है कि सर ये थोड़ा सा पजल्ड था। हालांकि आप देखोगे बाकी के में कोई पजल्ड वाला काम नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं, देखिए यहां से अब समझते जाइएगा आप। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र को लेकर। लाडलो, महाराष्ट्र को लेकर हम बात करते हैं तो देखिए महाराष्ट्र में मेनली दमन से लेकर मध्य गोवा तक का जो तट है उसे हम कहते हैं कोंकण का तट। वैसे हम जानते हैं ये तट मेनली किसके लग रहा है? मैप से में पता चल रहा है कि महाराष्ट्र के लग रहा है। यदि हम कोंकण के तट को लेकर बात करते हैं तो सीधा सा ये पूछेगा कि कोंकण का जो मैदान है वो कहां से लेकर कहां तक है, तो हम बोल देंगे कि दमन से लेकर मध्य गोवा तक। पहला सवाल मैक्सिममली यही पूछेगा। इस मैदान का निर्माण किससे हुआ होगा? तो देखिए यहां से एक नदी आती है, जो नदी का नाम है वैतरणा। क्या नाम है भाई? वैतरणा नदी है। गोवा में देखो मांडवी और जुआरी नदियां हैं। कौन सी हैं? मांडवी और जुआरी नदियां जो गोवा में बहती है ना।
तो ये मेनली तीन नदियां हैं, मांडवी, जुआरी और वैतरणी। वैतरणी यहां पर है, ठीक है। वैसे इसको वैतरणी भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं मेनली वैतरणी इधर वाली है जो बंगाल की खाड़ी में जाती है, ठीक है। वैतरना भी बोलते हैं इसे। दूसरा देखिए यहां से, ये जो मैदान है यहाँ के कोकण वाले, तो ये मैदान मेनली उबड़ खाबड़ है और समतल मैदान के रूप में नहीं, मतलब एक प्रकार से मैं बोलूं तो पथरीले मैदान के रूप में है, ठीक है। तो यहां पर मेनली कृषि कार्य जो होता है वो एक प्रकार से आप बागानी कृषि बोल सकते हो, जिसमें आपको आम देखने को मिलेंगे। आम की कई वैरायटियां होती हैं यहाँ पर, थोड़ा बहुत काजू वगैरह, नारियल वगैरह, ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। वहीं पे मैं नेक्स्ट बात करता हूं, यहां से देखिए, ये जो मैदान है इसे बोल रहे हैं हम कन्नड़ का मैदान। कन्नड़ का मैदान का विस्तार देखो यहां से शुरू होता है, मतलब मध्य गोवा से, और कहां तक आ रहा है भाई, मैंगलोर तक। यानी ये वाला जो मेनली तटीय मैदान है वो किसके लग रहा है, कर्नाटक के लग रहा है। यानी कर्नाटक के लगने वाले मैदान को हम कन्नड़ का मैदान कहते हैं। इसका विस्तार मध्य गोवा से लेकर मैंगलोर तक है। इजी सवाल तो आपका यही पूछता है, ठीक है। दूसरा, यहां से यदि मैं बात करूं कि नदियां कौन सी बहती हैं भाई, यहां से मेनली आपको दो नदियां मिलेंगी। एक का नाम श्रावती नदी है, दूसरे का नाम काली नदी है। श्रावती नदी वही है जो जोग जलप्रपात का जिस पर निर्माण होता है, 253 मीटर जोग जलप्रपात। यानी कि एक प्रकार से हम बोल दो भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात जिसे हम बोल सकते हैं विड्थ की दृष्टि से। दूसरा, यहां पर एक काली नदी है, ठीक है, जिसका उद्गम बेलगांव कर्नाटक से होता है। तो ये मेनली दो नदियों के द्वारा, या दो नदियों के जो जलोढ़ है उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। पश्चिमी घाट पर्वत के आसपास होने के कारण इस वाले एरिया में वर्षा बहुत ज्यादा होती है। वर्षा ज्यादा होती है तो यहां पर क्या होता है कि मिट्टी की जो प्रकृति है वो थोड़ी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी मिलती है, और लेटेराइट मिट्टी यहां पर मिलती है। और साथ में देखो यहां पर एक इस मैदान के आसपास वाले एरिया में आपको पहाड़ी नजर आएगी। जैसा मैंने बोला था, उस पहाड़ी को बोला जाता है बाबा बूदन की पहाड़ियां। और लाडलो, बाबा बूदन की जो पहाड़ियां हैं, इन बाबा बूदन की पहाड़ियों में आपको क्या देखने को मिलता है, कॉफी। कॉफी का मेनली बहुत उत्पादन होता है बाबा बूदन की पहाड़ियों में ना। और आसपास वाले जो मैदान है वहां पर आपको देखने को मिलेगा चावल की कृषि भी हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं हम मेनली केरल के मालाबार मैदान को लेकर। देखिए, यहां से मैं बात कर रहा हूं, ये मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो लगने वाला तट है उसे कहते हैं मालाबार के मैदान। क्या कहते हैं भाई, मालाबार के मैदान। मालाबार के मैदानों को लेकर हम मेनली बात करें तो मालाबार का मैदान मेनली लग रहा है किसके साथ में भाई, ये वाला जो स्टेट है, इस वाला स्टेट को हम जानते हैं केरल के नाम से। किस नाम से, केरल के नाम से, जो कि मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अब आप यहां से देखिएगा, यदि मैं बात करूं इसकी, तो मालाबार का तट काफी चौड़ाई लिए हुए है ना। ये लगभग आप बोल सकते हो कि 550 550 किलोमीटर के आसपास तो लंबा है, और 20 से लेकर 100 किलोमीटर लंबी पट्टी के रूप में है, चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। इस वाले एरिया में देखो, ये भूमध्य रेखा के नजदीक वाला एरिया है, ठीक है। भूमध्य रेखा जस्ट इसके नीचे आएगी, क्योंकि कन्याकुमारी कितने पे है, 8 डिग्री 4 मिनट पे है। इसके जस्ट नीचे आएंगे 0 डिग्री अक्षांश आएगा, वहां पर भूमध्य रेखा है। इस वाले एरिया में तापमान ज्यादा होता है, और आपको पता है कि यहां वाले केरल वाले एरिया में जो वर्षा है उसकी मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। यहां पर मात्रा ज्यादा होती है, तापमान और वर्षा दोनों ज्यादा है, इसका मतलब यहां पर जैव विविधता जो है वो भी बहुत ज्यादा मिलती है। साथ में देखिए, यहां पर मेनली मालाबार के मैदानों में आप जो कृषि कार्य देखोगे वो कौन सा होता है, बागानी कृषि, ठीक है। इनमें और साथ में आप बोल सकते हो मसालों की खेती ना। आप देखें जैसे काली मिर्च, आपको पता है ना कि सबसे पहले जो वास्को डी गामा आया था भारत, आया था ना 1498 ईस्वी में, यहाँ पर कालीकट बंदरगाह पर आया था केरल के ना, राजा जम्बूरीन से मिला था। मेनली उनका उद्देश्य जो था वो काली मिर्च का व्यापार करने का ही था, तो यहां पर आए थे। तो यहां पर मसालों की खेती होती है, नारियल होता है, केले वगैरह होते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, इस मालाबार के मैदान में आप देखोगे कि यहां पर बहुत सी लेगून झीलें पाई जाती हैं। लेगून का मतलब है, आप एक प्रकार से बोल सकते हो, इन्हें केरल में कयाल कहा जाता है ना। लेगून खारे पानी की झील है ना, मैं झीलों में इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। लेगून झील बोल दो,
केरल में इन्हें कयाल कहा जाता है। ठीक है, कयाल। यहां पर आप देखोगे केरल में, जैसे केरल में मेनली अस्तामुडी झील है, वेम्बनाड झील है, वट्टा कयाल झील है। ये जो झीलें हैं वो लेगून झीलें ही हैं एक प्रकार की ना, तो वो झीलें इस मैदान में है, वो देखने को मिलती हैं। अब दूसरा दूसरा मैं यहां पर मैं विशेष बात कर रहा हूं पूर्वी तटीय मैदानों को लेकर। यहां पर आप हो सकता है थोड़ा सा पजल्ड हो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा ना, मैं अच्छे से आपको समझाता हूं। देखिए मेनली मैं यहां से बात करता हूं। देखिए एक नदी यहां से बहती है, और इस नदी को जो मेनली बोला जाता है वो बोला जाता है भाई महानदी। क्या बोला जा रहा है? महानदी। एक नदी इधर से आती है, इस नदी को बोला जाता है गोदावरी। इस नदी को बोला जाता है गोदावरी नदी। ये वाली नदी हमने पहले से लिख रखी है, सवर्ण रेखा नदी। और ये वाली जो नदी आ रही है, इस नदी का नाम है कृष्णा नदी। अब गौर गौर से देखिएगा चीजों को। मैं सबसे पहले बात करता हूं कि सवर्ण रेखा नदी से लेकर यदि आप बात करना चाहते हैं महानदी तक, सवर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी, ठीक है, ये तो उपपाठ में पढ़ेंगे। चलो मैं पहले मेनली बता देता हूं। यहां से मैं एक बार के लिए इसको हटा देता हूं, चलिएगा, आप आसानी से समझ पाओ। और चाहो तो आप अपनी बुक में भी ऐसे कर लीजिएगा ना। देखिए यहां से, यदि मैं यहां से बात कर रहा हूं सवर्ण रेखा नदी से लेकर कृष्णा नदी तक, यदि मैं इस पार्ट को लेकर बात करता हूं तो इस पार्ट को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। दूसरा देखिए कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, इस मैदान को हम क्या कहते हैं? कोरोमंडल का मैदान कहते हैं ना। अब देखिए इसके मेनली क्या है कि उपपाठ भी बताए जाते हैं, और वो उपपाठ क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बोला? पहले तो बड़े पार्टों को देख लो। सवर्ण रेखा नदी से लेकर कृष्णा नदी तक का जो पार्ट है वो उत्तरी सरकार तट है। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का पार्ट है वो कोरोमंडल का मैदान है। उत्तरी सरकार तट मेनली उड़ीसा के लग रहा है, आंध्र प्रदेश के लग रहा है। कोरोमंडल का तट थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के लगता है, और बाकी का पूरा जो तमिलनाडु है उसके लग रहा है ना। ये आपको पता है ना कि ये वाला जो एरिया है वो तमिलनाडु का है, ये वाला जो एरिया है वो किसका है भाई? आंध्र प्रदेश का है। और ये वाला एरिया किसका है? ओडिशा का है। ठीक है, ओडिशा। अब यहां से देखिए आप, एक नदी है देखो महानदी, और इधर कौन सी है? सवर्ण रेखा नदी। महानदी और सवर्ण रेखा नदी के मध्य जो तट पाया जाता है उसे बोलते हैं उत्कल तट, या फिर इसे बोलते हैं ओडिशा तट। उत्कल तट या फिर ओडिशा तट, ये कौन सी को बोलते हैं? महानदी। यानी उत्कल या ओडिशा तट है वो मेनली केवल और केवल किसके लग रहा है? ओडिशा के। उत्कल तट कहां से कहां तक है? सवर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी तक। ठीक है, बीच वाले सब पार्ट बता रहा हूं। दूसरा देखिए, ये जो गोदावरी नदी से लेकर कृष्णा नदी, ये गोदावरी नदी है ऊपर वाली, और ये वाली नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। ये मेनली जो तट लग रहा है, ये मेन तट लग रहा है आंध्र प्रदेश के। तो इस आंध्र प्रदेश वाले तट को जो है हम नाम देते हैं आंध्रा तट। क्या नाम देंगे भाई? आंध्रा तट। ठीक है, ये आंध्रा तट नाम देते हैं, जो गोदावरी नदी से लेकर कृष्णा नदी तक है। ठीक है, और एक ये कोरोमंडल तट है, ये इसका उपपाट है। यानी मैं सिंपल सा आपको बताऊं, पूर्वी तटीय मैदान को मेनली तो दो पार्ट है। एक पार्ट को कहते हैं उत्तरी सरकार तट, दूसरे को कहते हैं, या उत्तरी सरकार मैदान बोल दो, एक को कहते हैं कोरोमंडल का मैदान। उत्तरी सरकार का मैदान सवर्ण रेखा नदी से लेकर कृष्णा नदी तक है। कोरोमंडल का मैदान कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पूर्वी मैदानों को जो है वो तीन भागों में भी बांट दिया जाता है, उपभागों में। वो तीन उपभाग कौन कौन से हैं? सवर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी तक का जो मेनली ओडिशा के लग रहा है उसे उत्कल का मैदान या ओडिशा का मैदान कहते हैं। दूसरा, गोदावरी से लेकर कृष्णा नदी तक का जो पार्ट है उसे कहते हैं आंध्रा का मैदान। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का मैदान है, ये तीसरा पार्ट है, इसे क्या कहते हैं? कोरोमंडल का मैदान कहते हैं। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पाए होंगे। चलिए
अब मैं कुछ स्पेशली बात करता हूं। देखिए, सवाल जो सबसे बेहतरीन सवाल है वो आपका यहीं से पूछा जाता है, और ये सवाल क्या है, जरा गौर फरमाइएगा कि पूर्वी तटीय मैदान कहां से शुरू होते हैं। याद रखिएगा, कभी भी आप पश्चिम बंगाल ऑप्शन में होता है, पश्चिम बंगाल से मत करिएगा। पूर्वी तटीय मैदान शुरू होते हैं सवर्ण रेखा नदी से। कहां से? सवर्ण रेखा नदी से। कहां तक? कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु में। ठीक है, याद रहेगा। पूर्वी तटीय मैदानों का विस्तार सवर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। अब दूसरा देखो, ये पूर्वी तटीय जो मैदान हैं ये बहुत अधिक चौड़ाई में है। वजह क्या है? क्योंकि यहां पर बहने वाली नदियां हैं वो डेल्टा बनाती हैं, चाहे वो महानदी हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, चाहे पेन्नार हो, चाहे पल्लार हो, चाहे वेंगई हो, चाहे ताम्रपर्णी हो। ये सारी नदियां क्या करती हैं? यहां पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस कारण से ये जो मैदान है पूर्वी तटीय मैदान, वो अधिक चौड़ाई लिए हुए हैं। ठीक है। दूसरा, यहां पर डेल्टाई प्रदेश होने के कारण यहां पर जो बंदरगाह है उनका विकास कम हुआ है, और इसमें देखो डेल्टाई प्रदेश नहीं थे, इसलिए प्राकृतिक बंदरगाहों का विकास ज्यादा हुआ है। ठीक है, ज्यादा हुआ है। अब मैं मेनली पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर उत्तरी सरकार तट को लेकर। उत्तरी सरकार तट देखिए कहां से है, सवर्ण रेखा नदी से लेकर कृष्णा नदी तक का। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो मैदान है वो मेनली काफी चौड़ाई भी लिए हुए है, क्योंकि इसमें कृष्णा नदी का भी आ गया, गोदावरी का भी आ गया, महानदी का भी आ गया ना। ये सारे डेल्टाई क्षेत्र हैं। ये मैदान जो है वो लगभग 100 से लेकर 150 किलोमीटर चौड़ाई में फैले हुए हैं। दूसरा दूसरा ये जो मैदान है वो लग किसके रहा है? ओडिशा और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। वहीं पे मैं बात करूं, दूसरा पार्ट इसका कोरोमंडल पार्ट है। कोरोमंडल जो पार्ट है वो मेनली है कृष्णा नदी का, जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां से शुरू होता है। या फिर आप बोल सकते हो कृष्णा नदी के पास में यहां पर है पुल्लिकट झील। पुल्लिकट झील, ये वही पुल्लिकट झील है जिसका अधिकांश हिस्सा आंध्र प्रदेश में, थोड़ा सा हिस्सा इसका किसमें आता है? तमिलनाडु में आता है। और ये वही पुल्लिकट झील है जिसमें आप बोल सकते हो कि श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो बसा हुआ है, जहां से इसरो अपने सैटेलाइट लॉन्च करता है। ठीक है। ये कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी या पुल्लिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक का जो तट है उसे कोरोमंडल का मैदान कहते हैं। ठीक है। यहां पर आप मेनली देखोगे तो एक तो कृष्णा नदी आ रही है, साथ में देखो पेन्नार है, पल्लार है, वेंगई है, कावेरी है, ताम्रपर्णी है। ये सारी नदियां यहां पर इस डेल्टाई प्रदेश का निर्माण करती हैं। ठीक है। दूसरा, यहां पर ये जो नदियां हैं या ये वाला मैदान है, हम जब मानसून की बात करेंगे, कोरोमंडल जो मैदान है वो मेनली दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता। ये काफी बार आपने एग्जाम में सवाल देखा होगा। मैं जलवायु या मानसून जब पढ़ाऊंगा बहुत विस्तार चर्चा करूंगा कि कोरोमंडल का जो मैदान है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा प्राप्त नहीं करता। ये कोरोमंडल के तट में जो वर्षा होती है वो शीतकाल में होती है, और शीतकाल में जो मानसून आता है उस मानसून को कहते हैं हम उत्तरी पूर्वी मानसून। क्या कहते हैं लाडलो? उत्तरी पूर्वी मानसून। और इस उत्तरी पूर्वी मानसून से यह वर्षा प्राप्त करता है। क्लियर है? चलिए अब मैं आगे की ओर चर्चा करता हूं। ठीक है। अब इसके मेनली हम देखेंगे यानी कि उपभाग। क्या कहेंगे? उपभाग। उपभाग में आप देख पा रहे हैं कि उत्कल का या फिर उड़ीसा का जो मैदान है, ये आप देख पा रहे हैं कि सवर्ण रेखा नदी से लेकर महानदी। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, आपको डिटेल में जो सवाल है वो बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। आपसे सीधा सवाल पूछेगा सवर्ण रेखा से महानदी तक का जो तट है वो कौन सा कहलाता है, या फिर क्वेश्चन दे देगा कि उत्कल या उड़ीसा का तट कहां से लेकर कहां तक है ना। तो आप उस चीज को ध्यान रखिएगा। ये डायग्राम आपके उस समय काम आएगा जब इजी वे में काम करेंगे ना। शॉर्ट नोट्स के रूप में तो काम कर ही रहा है। ये जो मैदान है उत्कल का मैदान लगभग बहुत अधिक चौड़ाई लिए हुए है और लंबाई भी काफी है इसकी, लगभग 400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। चौड़ाई भी यदि महानदी डेल्टा के पास में देखोगे तो लगभग 100 किलोमीटर चौड़ाई लिए हुए है। इसके आसपास देखोगे तो क्या है कि बालू का स्तूप जो है ना मेनली राजस्थान में पाए जाते हैं ना, तो वैसे बालू का स्तूप आपको यहां पर भी देखने को मिलेंगे। चलिए साथ में देखो महानदी एक लेगून झील से गुजरती है ना, जो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। और उस सबसे बड़ी लेगून झील का जो नाम है वो नाम है दोस्तों चिल्का झील, और उस चिल्का झील से होके महानदी गुजरती है ना। ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। दूसरा देखिए आंध्रा का मैदान या आंध्र प्रदेश के मैदान।
ये आंध्र प्रदेश का मैदान या आंध्रा के मैदान है, वो मेनली गोदावरी से लेकर कृष्णा नदी तक फैले हुए हैं ना। इस मैदान में यदि हम बात करें तो ये बोल सकते हैं कि गोदावरी डेल्टा से लेकर कृष्णा डेल्टा या फिर गोदावरी डेल्टा से लेकर पुल्लिकट झील तक ये मैदान फैला हुआ है ना। यहां पर पुल्लिकट झील है, वो भी एक प्रकार की लेगून झील ही है। ठीक है। एक तीसरा जो है वो बच रहा आपका तमिलनाडु का मैदान, या तो कोरोमंडल का मैदान बोल दो या फिर इसे आप बोल सकते हो तमिलनाडु का मैदान। तमिलनाडु का मैदान, यदि उपभाग बोलेंगे ना तो इसे तमिलनाडु का मैदान बोलेंगे। हालांकि बात वही है, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का फैला हुआ है। इस मैदान की बात करें तो ये लगभग यहां से लेकर यहां तक, इसकी लंबाई की बात करते हैं लगभग 675 किलोमीटर लंबा है। चौड़ाई की बात करेंगे लगभग वही है 100 किलोमीटर के आसपास। हालांकि जो डेल्टाई क्षेत्र है, देखो इसके बाद में यहां से एक नदी और आती है जिसका नाम है कावेरी नदी। कावेरी डेल्टा के पास में इसकी चौड़ाई थोड़ी बढ़ जाती है और एक चौड़ाई बढ़कर लगभग 130 किलोमीटर हो जाती है इस मैदान में बात करें। ठीक है। तो यहां पर आपने मरीना बीच या मरीना पुलिन का नाम सुना है, वो यही है। साथ में ही इस तमिलनाडु का जो मैदान है ना, इसे दक्षिण भारत का खाद्यान्न का कटोरा कहते हैं। ये बात आप विशेष तौर पे याद रखिएगा कि तमिलनाडु का मैदान या कोरोमंडल के जो मैदान है उन्हें क्या कहते हैं भाई, दक्षिण भारत का खाद्यान्न का कटोरा। दक्षिण भारत का खाद्यान्न कटोरा, वो किसको कहा जाता है? वो मेनली कहा जा रहा है तमिलनाडु का या कोरोमंडल का जो मैदान है उसे कहते हैं ना। यहां पर मेनली जो है वो चावल की खेती होती है ना। आपको वैसे पता है कावेरी नदी का नाम आता है तो कावेरी कृष्णा और तमिलनाडु सॉरी कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य ये विवाद का भी बहुत बड़ा एक कारण बना हुआ है। तो ये मेनली सीधे सीधे से मैंने आपको बताए थे। आपको जैसे मैंने आपको डायग्राम बताया था, आप इसमें थोड़ा सा बैक करके स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी बुक में भी चाहो तो अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है। ये मेनली आपको पता होना चाहिए ना। दूसरा, हाँ यहां पर जो है ये थोड़ा सा बस कर लीजिएगा, यहां पर क्या, उत्तरी सरकार के मैदान, उत्तरी सरकार के मैदान। ठीक है। हाँ, और वैसे जितने विद्यार्थियों ने बुक ली है उनको मैं पर्सनली जो है क्या करूंगा कि जैसे मान लो कुछ हल्के फुल्के, जैसे मान लो ये एरर हो गया था, है ना, मैं या यूट्यूब पे तो बताता रहूंगा और पर्सनली उनको मैं भेज दूंगा ना। सभी के जितने विद्यार्थियों ने बुक परचेज की है सभी के नंबर मेरे पास सेव है, एक एक विद्यार्थी के ना, तो मैं उनको पर्सनली भेज दूंगा। और आप लोगों का जो प्यार मिला है बुक का, है ना, वो काबिले तारीफ है। और ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, आपने जितने बुक के लिए अच्छे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं, है ना, वो हमें बहुत मोटिवेशन देते हैं। आप ऐसे ही आपका प्यार हमारे प्रति बनाए रखिएगा कि हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर पाए। ठीक है। आपके मन में जो भी कुछ बातें हो आप बिल्कुल कमेंट में बताइएगा, हम जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। ओके। तो चलिए थोड़ा सा सेशन को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। जैसा मैंने आपसे वादा किया था, ये पूरी बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं लूंगा, फ्री पढ़ाऊंगा आपको। और वैसे, और ये आपके लिए आपकी प्री एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो, सभी में काम में आएगी। फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड टीचर, थर्ड ग्रेड टीचर, आप किसी की भी एसआई की तैयारी कर रहे हो ना, सब इंस्पेक्टर, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर सिर्फ एक नाम आता हो भारत का बुक गोल, उसमें सभी में कामयाब होगी। क्योंकि मैंने बुक को डिजाइन इस प्रकार से किया है ना, आपको दिक्कतें ही नहीं आएंगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा सा हम चलते हैं, द्वीपों को लेकर बात करेंगे लाडलो। और द्वीपों को लेकर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले जैसे ये मैदान चल रहे हैं आपके, भारत के प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह। एक चीज देखिए यहां से, यदि हम बात करें तो देखिए भारत में लगभग, यदि हम सिंपल सा देखें तो 1000 से ज्यादा द्वीप हैं। कितने? 1000 से ज्यादा द्वीप हैं। अकॉर्डिंग टू हम एनसीईआरटी से बोलें तो एक भाषा बोल सकते हैं कि 1000 से ज्यादा द्वीप हैं। ये 1000 से ज्यादा द्वीप हैं, ये बंगाल की खाड़ी में और प्लस में अरब सागर में, और नीचे की ओर जो मन्नार की खाड़ी है, पाक खाड़ी है, वहां पर फैले हुए हैं, और साथ में जो तटीय एरियाज हैं वहां पर फैले हुए हैं। दूसरा, यहीं पे हम बात करें तो देखिए जहां पर नदियां गिर रही हैं ना, मेनली नदियां गिर रही हैं, वहां पर भी आपको ये जो मैदान है वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ में ही ये द्वीप देखने को मिलेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा गंगा सागर द्वीप का, अलिया बेट द्वीप का, खदिया बेट द्वीप का ना, ये नदियों के किनारे ही तो है।
जहां पर नदियां गिरती हैं, सॉरी, मुहाने पर एक द्वीप आता है माजुली द्वीप। इससे आपको छोटी मोटी एग्जाम में बहुत बार सवाल पूछ लिया जाता है ना। ये जो माजुली द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ना, असम में स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब मेनली अब इसके पार्टीशन पे आते हैं। देखिए, ये एक पार्ट है भारत के भौतिक प्रदेशों को लेकर। मैं आप वो चीजें आपको बताऊंगा जो शायद आपने कहीं देखी ही नहीं है ना, लेकिन एग्जाम में आती हैं। और लगभग लगभग बुक में आपको, लगभग क्या, किसी बुक में शायद ही कहीं देखने को मिलता होगा, मेरे को नहीं मिला। भारत के प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह है। देखिएगा, इसको हम तीन पार्ट में बांटकर पढ़ेंगे। इसमें एक तो पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप। और लाडलो, इस बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की हम बात करेंगे तो यहां पर आपको पता है कि हम चर्चा मेनली करेंगे, वो चर्चा करेंगे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को लेकर। ठीक है, दूसरा अरब सागर के द्वीपों की बात हो रही है, इसका मतलब हम यहां पर चर्चा करेंगे, वो करेंगे भाई लक्षद्वीप समूह को लेकर। ठीक है, अब तटीय द्वीपों को लेकर लाडलो बात करेंगे तो यहां पर आप बोल सकते हो कि जो तटवर्ती क्षेत्रों में, या मैं इसे तटीय द्वीप की संज्ञा भी दे सकता हूं ना, तटीय क्षेत्रों में जो द्वीप पाए जाते हैं ना, जैसे आपने नाम सुना हो सालसेर द्वीप, बेसिन द्वीप, सुने हैं क्या, अलिया बेट द्वीप, खदिया बेट द्वीप, ये सारे, श्रीहरिकोटा द्वीप है ना, ये सारे द्वीप हैं, वो कौन से कहलाते हैं, अपतटीय द्वीप कहलाते हैं। ठीक है, और इनमें से बहुत से बेहतरीन सवाल जो हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलते होंगे। मैं आपको बिल्कुल सीधा सा लिए चलता हूं आगे की ओर। और अब हम चर्चा करेंगे मेनली, वो चर्चा करेंगे लाडलो किसको लेकर, बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को लेकर। देखिए, यहां से मैं आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूं। हमने बात की थी मेनली किसको लेकर, हमने बात की थी हिमालय को लेकर। और हिमालय को लेकर जब मैंने चर्चा की थी, मैं आपको थोड़ा सा यहीं से समझा देता हूं, इस डायग्राम से ही। हिमालय को लेकर जब चर्चा की थी तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी, ये देखिए, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि हिमालय, जो मान लो ये हिमालय फैला हुआ है, ठीक है, ये हिमालय फैला हुआ है। हिमालय का एक पार्ट देखिएगा इधर की ओर से आ रहा था, म्यांमार की ओर से, और लाडलो इसे हमने नाम दिया था अराकान योमा। क्या नाम दिया था, अराकान योमा नाम दिया था म्यांमार में। ये अराकान योमा देखो नीचे की ओर जाएंगे ना तो आपको नजर आएगा कौन सा भाई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाना चाहूं, देखिए यहां वाले पोर्शन पे, यदि हम यहां वाले पोर्शन की बात करते हैं, देखिए यह आपका हिमालय था और यह आपका कौन सा था भाई, अराकान योमा। अराकान योमा, अराकान योमा मेनली म्यांमार में था। यह अराकान योमा पर्वत श्रेणी जो है वो इधर बंगाल की खाड़ी में आएगी। बंगाल की खाड़ी में आने के बाद में क्या होती है कि समुद्र के जल स्तर के नीचे चली जाती है ना, ऊपर दिखाई नहीं देती बंगाल की खाड़ी में। और जहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहां पर यह पर्वतमाला वापस ऊपर आकर उठती है। क्या होती है, जलीय सतह जो है उसके नीचे रहती है। पहले तो बंगाल की खाड़ी में इस वाले एरिया में दिखाई नहीं देती, लेकिन जहां पर ये द्वीप बने हुए हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां पर आने के बाद में ये अराकान योमा वापस ऊपर उठती है ना, वापस ऊपर उठती है तो उसके कारण से किसका निर्माण होता है, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। मैं सिंपल सा मैं बोल लूं तो मैं बोल सकता हूं कि ट्रसियरी काल में, टर्शियरी काल में अराकान योमा पर्वत के बंगाल की खाड़ी में वापस ऊपर उठने से जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, बात याद रहेगी, अराकान योमा का विस्तार है। ठीक है, अब यहां से आगे की ओर देखते हैं हम, और मेनली यहीं से बात करना चाहेंगे। देखिए, यदि आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर इसकी विस्तृत जानकारी जरा देखिए। अच्छा, ये बातचीत तो मैंने कर ही ली है। मेनली हम डायग्राम के बारे में भी चर्चा करेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक बेसिक सी कुछ बातें हैं ना, हम उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं कि अंडमान निकोबार के जो मेनली न्यायालय लगता है, ठीक है, वो कौन सा लगता है भाई, कोलकाता हाई कोर्ट लगता है, कोलकाता उच्च न्यायालय। आपको पता हो तो ये पश्चिम बंगाल का जो तटवर्ती एरिया है ना, ये कोलकाता, ये तटवर्ती एरिया, वहां से लगभग आप बोल सकते हो कि 2000 किलोमीटर दूर है बंगाल की खाड़ी में। कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यदि इसकी हम राजधानी की बात करते हैं, पोर्ट ब्लेयर है।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, पोर्ट ब्लेयर का आजकल नाम परिवर्तन कर दिया गया है। अच्छा, कमेंट में मुझे बताना कि इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया है ना। ये दक्षिणी अंडमान में है। साथ में देखिए यहाँ की जनसंख्या को लेकर हम बात करते हैं। जनसंख्या लगभग 3.80 लाख है, या आप बोल सकते हो कि 3,79,79,944। ठीक है। इसमें मेनली आपको 3 जिले भी नजर आएंगे अंडमान निकोबार में, जिनमें उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, एक तो ये हो गया, दक्षिणी अंडमान और निकोबार। साथ में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 9 तहसीलें हैं। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अंग्रेजी और हिंदी है। साथ में एक चीज, बहुत प्यारी चीज लिखी हुई है, और वो चीज क्या है कि यदि हम बात करते हैं इस द्वीप के बारे में, तो देखिए, इस द्वीप को एमराल्ड द्वीप और मरकत द्वीप का नाम भी दिया जाता है। ये इसके उपनाम है, एमराल्ड द्वीप और मरकत द्वीप। यदि हम इसकी तटीय सीमा को लेकर बात करते हैं, तो तटीय सीमा सर्वाधिक लगती है ना। यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो उनमें, या फिर राज्यों को भी सम्मिलित कर दिया जाए ना, तो सर्वाधिक तटीय सीमा 1962 किलोमीटर इसी के लगती है। गुजरात की राज्यों में लगती है 1412 किलोमीटर। क्लियर। साथ में देखिए यहाँ पर सर्वोच्च जो चोटी है वो है भाई यहाँ पर सैंडल पीक, या जिसे कल्याण शिखर भी कहा जाता है, 738 मीटर है। देखिए, आपके कुछ मन में डाउट हो सकते हैं, मैं उनको थोड़ा सा कर भी देता हूं। आपने कहीं पर 732 मीटर भी पढ़ा होगा, हालांकि देखिएगा ये डेटा भी एकदम सही है, ये डेटा भी एकदम सही है। अकॉर्डिंग टू हम एनसीईआरटी चलते हैं, 738 मीटर है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार मैं बात करता हूं, तो ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार जो है अंडमान निकोबार की, वहां पर आपको 732 मीटर मिलता है। बट जो भी ऑप्शन में आए आप कर दीजिएगा। एग्जामिनर ने कई बार इसकी जगह 737 मीटर को भी राइट माना है ना, जब ये दोनों ऑप्शन में नहीं थे। क्लियर। मेनली आपको 738 देखना है, ये नहीं आए 732 आएगा, ये नहीं आए तो ये आएगा। ठीक है। दूसरी चीज देखिए, आगे की ओर बढ़ते हैं हम। यहां पर यदि मैं निकोबार द्वीप समूह की बात करता हूं, तो वहां की चोटी है जिसका नाम है माउंट थूलियर, जो लगभग 642 मीटर है ना, ग्रेट निकोबार में। अच्छा, मैं ये मेनली तो मैं वैसे बता रहा हूं, बेसिक बातें। अपना जो पूरा खेल शुरू होगा ना, वो अंडमान निकोबार के डायग्राम से होगा। आप समझोगे कि इतनी चीजें हैं, सारी चीजें आपने एक डायग्राम में कैसे भर दी ना, जिसे इजी में आप समझ ही पाओगे। देखिए, यहां से यदि मैं आगे की ओर चलता हूं, अब यहां से एक खेल शुरू होगा आपके कंफ्यूजन को लेकर, है ना। आपके मन में कुछ डाउट भी आएंगे, मैं उनको सॉल्यूशन भी करूंगा। जरा देखिए, सबसे पहले यहां पर मैं बात करता हूं, यदि आप क्षेत्रफल की बात करते हो तो 82-49 वर्ग किलोमीटर है। पहले ये भारत का, हम बोल सकते थे, पहले ये भारत का सर्वोच्च, सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को दो नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक लद्दाख और एक जे.एंड.के। तो इसका नंबर हो गया 3, क्योंकि वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, 2 नंबर पे जे.एंड.के है, और 3 नंबर पे आता आपका ये वाला, पहले 1 नंबर पे हुआ करता था। इसमें यदि 82-49 में अंडमान द्वीप समूह की बात करेंगे, उसका क्षेत्रफल लगभग 6408 वर्ग किलोमीटर है। उसी प्रकार से निकोबार की बात करते हैं, 1841 किलोमीटर नजर आएगा। ये तो बेसिक बात है। अब जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं जरा कुछ बातें बताने जा रहा हूं, हो सकता है आपको डाउट लगे, पहले ही कह रहा हूं, ठीक है। बट ये डाउट वाली कोई बात है नहीं। मैंने यहां पर लिखा है कुल द्वीप टापुओं और चट्टानों सहित 836, लेकिन आपने जो पढ़े होंगे वो लेटेस्ट डेट, वो पढ़े होंगे 572। यदि हम लेटेस्ट डेटा की बात करते हैं, अंडमान निकोबार की ऑफिशियल वेबसाइट की बात करते हैं, जहां पर पहले 572 लिखा हुआ आता था, आजकल नया अपडेट होके 836 हो गया है। ये 836 द्वीप हैं कैसे, वो भी हम देखेंगे। मैंने सारी चीजें मेंशन की, आपको कहीं कंफ्यूजन ही नहीं होगा ना। देखिए यहां से यदि मैं बात करता हूं 836 को लेकर, देखो अंडमान निकोबार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यहां पर जो मानवीय गतिविधियों वाले द्वीप हैं वो 213 हैं, निर्जन द्वीपों की संख्या 257 है, और अनिश्चित द्वीपों की संख्या 366 है। यदि आप इनका कुल टोटल भी करोगे तो निकल के डेटा इतना ही आएगा। ओके। और नीचे आप एक चीज देखिए, मैंने लिखा है आबाद द्वीप, और आबाद द्वीपों की यहां पर संख्या कितनी है भाई, 31 है। इससे पहले हो सकता है आपने 25 पढ़ी हो, क्या 25 पढ़ी हो, या हो सकता है आपने 36 पढ़ी हो, ठीक है, 36 या 25।
बट आप इनमें कोई कंफ्यूजन मत होना, कोई कंफ्यूज मत रखिएगा, ठीक है। यहां पर जो वर्तमान में आबाद द्वीपों की संख्या है वो 31 है। मैं यहां से आपको पूरी चीजें क्लियर करता हूं ना। ये ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार आप ये प्रकार से बोलो तो आप अंडमान निकोबार की जो ऑफिशियल वेबसाइट खोलोगे ना, उस पर ये डेटा आपको मिल जाएगा। दूसरा, पुराने डेटा के अनुसार आप देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है कि टापुओं सहित जो संख्या थी वो 572 थी, जिसमें से 36 जो द्वीप थे वो आबाद द्वीप थे। क्लियर। यहां पर जैव विविधता को लेकर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूं तो जरा देखिएगा क्या है कि यहां पर यदि आप वनस्पति को लेकर बात करते हैं, क्या वनस्पति को लेकर यदि हम बात करते हैं यहां पर, तो लगभग 86.2% क्षेत्रफल पर वनस्पति पाई जाती है। यहां पर टोटल वनस्पति की जब बात ही चल रही है तो यहां पर 2200 प्रजातियों की वनस्पति पाई जाती है। कितनी? 2200 प्रजातियों की वनस्पति। और साथ में एक बहुत बेहतरीन बात सुनिए, इनमें से यहां पर लिखा हुआ, इसको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं, आपके समझ में नहीं आए। इसमें से 200 स्थानिक है। लाडलो, स्थानिक का मतलब होता है केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, इसके अलावा विश्व में कहीं नहीं पाई जाती, उन्हें बोलते हैं स्थानिक। क्लियर। तो 2200 में 200 तो ये हो गई, और एक कह रहा है कि 1300 ऐसी प्रजातियां हैं जो भारत की मुख्य भूमि में नहीं मिलती। कितनी? 1300 प्रजातियां कैसी हैं? भारत की मुख्य भूमि में नहीं मिलती। लेकिन इनका मतलब यह नहीं है कि विश्व में और कहीं नहीं मिलती, मिलती है। मैं मुख्य भूमि की बात कर रहा हूं, वहां पर नहीं मिलती है ना। यहां पर वैसे आप देख पा रहे हैं नीचे की ओर, तो देखिए स्तनधारियों की प्रजातियां लगभग 50 हैं। चूहों की बात करें तो लगभग 26 हैं। चमगादड़ लगभग 14 प्रजातियों की है। तितली और पतंगे 225 प्रजातियों के। और पक्षियों की बात करते हैं तो 270 प्रजातियों के। कितने हैं? 270 प्रजातियों के। इसीलिए तो अंडमान निकोबार को क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं ना। और यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो देखिए यहां की मैं जलवायु को लेकर बात करूं और कुछ देखिए जलवायु, जलवायु में आप बात करोगे तो उष्ण आर्द्र, उष्ण का मतलब होता है गर्म भी है और आर्द्र भी है। और यहां पर लगभग टेम्परेचर है वो वर्ष भर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस ही बना रहता है एवरेजली। यहां पर भारत में सर्वाधिक कहीं यदि वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है वो यहां पर है 96। कितनी है भाई? 96 सर्वाधिक है। यहां पर वैसे सिंपल सा हम देखेंगे तो 9 नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं ना, जिनमें उत्तरी बटन है, मध्य बटन है, दक्षिणी बटन है, माउंट हैरियट है, सुना है ना नाम, रानी झांसी है, महात्मा गांधी है, सैडल पीक है, कैंपेबेल है, गलाथिया है। ये सारे जो नेशनल पार्क हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। दूसरा, मैं आगे की ओर चलूं, इसमें मेनली तो आपको डायग्राम, खेल यहां से शुरू होगा। आज जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना, मैं यहां से समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। पहले आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये दिखे नहीं या नाम नहीं दिख रहे हैं तो कोई डरने वाली बात नहीं है। चलो यहां से बात कर लेते हैं। देखिए यहां से यदि हम बात करते हैं तो देखिए, एक है ऊपर लिखा हुआ है कोको द्वीप, और नीचे की ओर हम आते हैं तो देखो लिखा हुआ है इंडोनेशिया। इनको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं ना, जिससे आप आसानी से समझ पाओ। पहले हम मेनली बात करेंगे, वो बात करेंगे जो अपने पढ़ने वाली बातें हैं। देखिए यहां से मैं बात कर रहा हूं तो देखिए सबसे ऊपर उत्तरी द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप, है ना। लेकिन ये म्यांमार के अधिकार में है। किसके अधिकार में? म्यांमार के। और यहां पर चीन की जो सैन्य गतिविधियां हैं वो इस द्वीप पर होती रहती हैं। चीन की गतिविधियां, सैन्य गतिविधियां इस द्वीप पर होती रहती हैं। इसके जस्ट पास में ही एक लैंडफॉल द्वीप है जो कि भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। लाडलो, यहां से यदि हम बात करें तो ऊपर म्यांमार है, नीचे भारत है। तो भारत और म्यांमार को अलग करने वाला जो चैनल है उसे हम बोलते हैं कोको द्वीप के नाम पर ही। इसका नाम है कोको स्ट्रेट। क्या नाम है भाई? कोको स्ट्रेट है, ठीक है। दूसरा, आप यहां से यदि हम बात करें तो देखिए इसके जस्ट नीचे की ओर आते हैं, देखो उत्तरी अंडमान है, इसके नीचे मध्य अंडमान है, उसके नीचे आपका लिटिल अंडमान है, ठीक है। लिटिल अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और लिटिल अंडमान। और इसके और नीचे जाएंगे, ठीक है, और नीचे जाएंगे, ये दक्षिणी अंडमान हो गया, माफी चाहता हूं, दक्षिणी अंडमान हो गया ना। लिटिल अंडमान तो नीचे आएगा आपका। यहां से आपको कुछ चैनल देखने हैं। सबसे पहले चैनल की हमने बात कर ली कि कोको स्ट्रेट है, जो कोको द्वीप और म्यांमार द्वीप के बीच में है। दूसरा,
एक सबसे फेमस चैनल है जहां से अपने सवाल जो है वो सर्वाधिक आते हैं, 10 डिग्री चैनल। इस 10 डिग्री चैनल का मेनली खेल क्या है? देखिए, इसके उत्तर में तो लिटिल अंडमान है और दक्षिण में कार निकोबार है। मैं सिंपल सा ये बोल सकता हूं कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। क्या? अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला चैनल है, उस चैनल का नाम 10 डिग्री चैनल है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ठीक है? या फिर यहां पर लघु अंडमान भी आ सकता है नाम, तो वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है? या छोटा अंडमान भी आ सकता है, तो वहां पर कंफ्यूज मत होना। दूसरा एक और आता है जिसके बारे में कभी कभी एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है, नाम है डंकन दर्रा या डंकन पास। ठीक है? ये मेनली देखो, ऊपर यदि हम एग्जैक्टली देखने का प्रयास करेंगे, वहां पर रटलैंड है, एक द्वीप। एक बार ये पीसीएस की एग्जाम थी, उसमें ये सवाल भी पूछा हुआ कि रटलैंड, तो रटलैंड लाडलो द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, और स्पेशली भी बात करना चाहे तो ये अंडमान का है। इसके जस्ट नीचे लिटिल अंडमान है। लेकिन अपना जो सवाल जो पूछा जाता है वो ऐसा नहीं पूछा जाता कि लिटिल अंडमान और रटलैंड के मध्य जो चैनल है उसका नाम क्या है, डंकन पास। नहीं, सवाल अपना यह पूछा जाता है कि डंकन पास, ठीक है, या डंकन दर्रा है, वो किस किस को अलग करता है। वहां पर अपना सवाल होता है कि लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, इन दोनों के मध्य है ना। तो ये एक छोटा सा द्वीप है। क्लियर है मेरी बात? समझ पा रहे होंगे कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करने वाला डंकन दर्रा है। क्लियर? दूसरा देखिए आप आगे की ओर, यदि मैं आगे की ओर चलता हूं, यहां से देखो, ये चैनल काफी फेमस है, इसका नाम है भाई 6 डिग्री चैनल। इसके नीचे आप बात कर रहे हो तो इंडोनेशिया का द्वीप है, और इस इंडोनेशिया के द्वीप का नाम है सुमात्रा द्वीप। और नीचे की ओर देखते हैं तो ये निकोबार का है, ग्रेट निकोबार द्वीप। तो ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप के मध्य जो चैनल है उसे बोलते हैं 6 डिग्री चैनल, या फिर इसे बोला जाता है ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं? ग्रेट चैनल। क्लियर? ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल भारत को इंडोनेशिया से अलग कर रहा है। मैं या फिर ये बोल सकता हूं कि अंडमान निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग कर रहा है, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप को अलग करने वाला चैनल है वो 6 डिग्री या फिर ग्रेट चैनल है। ये 6 डिग्री 10 डिग्री का जो कंसेप्ट है वो वास्तव में क्या है कि 6 डिग्री का मतलब है यहां पर से 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, 10 डिग्री का मतलब है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। 8 और 9 डिग्री चैनल की हम बात करेंगे लक्षद्वीप समूह में ना। क्लियर? एक सोम्ब्रेरो चैनल है। कौन सा है? सोम्ब्रेरो चैनल। सोम्ब्रेरो चैनल के लिए भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। तो सोम्ब्रेरो चैनल देखो, इधर तो नीचे की ओर तो लिटिल निकोबार है, ऊपर की ओर बात करेंगे तो देखो यहां पर बहुत से छोटे छोटे द्वीप नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल अपना यहां से नहीं बनता। यहां पर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको नजर आएगा भाई लिटिल निकोबार के जस्ट ऊपर कार निकोबार, ये वाला। ठीक है? तो क्या समझे? लिटिल निकोबार को कार निकोबार से अलग करने वाला चैनल सोम्ब्रेरो चैनल है। लिटिल निकोबार को कार निकोबार से अलग करने वाला चैनल सोम्ब्रेरो चैनल है। ठीक है? अब इनकी कुछ विशेष बातें जरा देखते हैं, एक एक के ऊपर विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर बात करना चाह रहे हैं, वो बात करना चाह रहे हैं उत्तरी अंडमान को लेकर। और उत्तरी अंडमान को आप देखें तो ये बोल सकते हैं कि उत्तरी अंडमान के लिए कि ये पहली बात तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप तो आपका मध्य अंडमान है, ये दूसरा बड़ा है। हालांकि क्षेत्रफल इसका 1376 वर्ग किलोमीटर है, बट अपना सवाल इनसे नहीं बनता, इतना क्षेत्रफल नहीं पूछता। उत्तरी अंडमान की मेन सबसे विशेष बात क्या है कि इस पर सैडल पीक स्थित है, जिसका नाम हमने कल्याण पीक भी रखा था, 738 मीटर या 732 मीटर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है। यह विशेष बात ध्यान रखनी है। दूसरा, आप देखिए इसके जस्ट नीचे की ओर आता हूं तो यहां पर आ रहा है मध्य अंडमान, और लाडलो मध्य अंडमान की जो सर्वोच्च चोटी है उसको बोला जाता है माउंट डिओवोली, जो कि लगभग 515 मीटर है। बट नहीं याद है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, मध्य अंडमान सबसे बड़ा है, इसका क्षेत्रफल 1536 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है ना। तो मध्य अंडमान से सबसे बड़ा है, केवल इतनी बात तो याद रह ही जाएगी। क्षेत्रफल भले ही याद नहीं रहे, सबसे बड़ा है। और दूसरा, इसकी चोटी को भी ऐसे नाम याद हो जाए तो ठीक है, वरना माउंट डिओवली है, सबसे बड़ा है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, मेन विशेष।
दूसरा, आप यहां पर देखिए, मैं बात कर रहा हूं दक्षिणी अंडमान, तो ये अंडमान निकोबार का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि लगभग 1211 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसकी दक्षिणी अंडमान की विशेष बात क्या है? दक्षिणी अंडमान में दो अपने क्वेश्चन बनेंगे, दो तीन। वो दो तीन क्या है, जरा देखिए। एक तो इसमें अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर वो स्थित है, पहली बात। दूसरा, यहां पर मैं बात करूं तो एक ये माउंट हैरियट इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि लगभग 460 मीटर है। लेकिन माउंट हैरियट चोटी भले ही याद नहीं रहे, लेकिन ये नेशनल पार्क है, इसलिए तो हमें याद करना ही पड़ेगा माउंट हैरियट। और एक इसका दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल, वो देखो डंकन पास या डंकन दर्रा है, ये दक्षिणी अंडमान है, वो इसके द्वारा अलग होता है। मेन, सबसे मेन तो है कि इसकी राजधानी जो है अंडमान निकोबार की, वो किस में है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये बात ध्यान में रखनी है। लिटिल अंडमान के लिए दो क्वेश्चन बनते हैं केवल, कि लिटिल अंडमान के उत्तर में तो देखो डंकन दर्रा है, और दक्षिण में बात करते हैं 10 डिग्री चैनल है। यानी डंकन पास या जो दर्रा है वो लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग कर रहा है, 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग कर रहा है। ये दो सवाल आपके बहुत बेहतरीन है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, हम नीचे की ओर चले, तो नीचे की ओर चलते हैं, तो आपने सोम्ब्रेरो चैनल की बात कर ली। अब इसको लेकर बात करते हैं, मेनली ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार से अपने क्या क्या सवाल बनते हैं, जरा देखिएगा। ये निकोबार द्वीप का, मैं अंडमान निकोबार की बात नहीं कर रहा हूं, निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 1044.54 है, या 5000, आप जैसे बोलना चाहो। क्षेत्रफल नहीं याद रहे चलेगा, इतना तो याद रह ही सकता है कि ग्रेट निकोबार जो है वो निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, निकोबार की। इसमें मेन एक पॉइंट है कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है, जिसका नाम है भाई इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर बसा हुआ है। 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट नहीं बोलना, याद रखिएगा 6 डिग्री 45 मिनट है ये पॉइंट है। तो 2004 में सुनामी आई थी, उस दौरान ये जो पॉइंट है वो डूब गया था। हालांकि इस इंदिरा पॉइंट के जो नाम है, उपनाम है, उनकी चर्चा मैंने आपसे पहले भी की थी कि इंदिरा पॉइंट के उपनामों में एक तो नाम आता है मेन, सबसे मेन पार्सन पॉइंट, या फिर इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट ये भी कहा जाता है ना, तो ये चीजें भी आप थोड़ी सी याद रखेंगे। दूसरा, ये निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी भी है, और साथ में ये बोल सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट थुइलर, जिसकी हाइट जो है वो 642 मीटर है। 642 मीटर है। अब अंडमान निकोबार में ऐसा नहीं है कि केवल सवाल यहीं से पूछेगा, कुछ सवाल, कुछ छोटे मोटे से सवाल हैं, जरा मैं उनको लेकर भी आपको चर्चा कर देता हूं। देखिए, ये डायग्राम के इधर की बात कर लेते हैं, ये यहां तक हमने बात कर ली थी। अब कुछ पॉइंट है वो आपको ऊपर नजर आएंगे। देखिए, एक पॉइंट है कि यदि विश्व में जैव विविधता की बात करते हैं, तो जो 36 हॉट स्पॉट हैं उनमें से अंडमान निकोबार को भी शामिल किया गया है। बहुत बढ़िया बात है। दूसरा, यहां की मुख्य फसलों की बात करेंगे तो मेन तो चावल ही है। चावल के अलावा नारियल है, सुपारी है, आम है, केला है, पपीता, ये सारी चीजें चलती हैं। और एक विशेष पॉइंट देखिए यहां से, कि यहां पर विश्व का सबसे बड़ा केकड़ा है, उसकी रोबर प्रजाति पाई जाती है। इतना शक्तिशाली केकड़ा है कि नारियल को फोड़ देता है अपने पंजों से, और उसका जो गुद्दा खोपरा आता है ना, उसको खा जाता है। और एक नए सिरे से बात करें तो देखो, 2023 में एक बात हुई थी, और वो बात क्या थी कि 23 जनवरी 2023 को 21 द्वीपों का नामकरण किया गया था। 23 जनवरी 2023 को कितने द्वीपों का? 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। और ये नामकरण जो है वो मेनली किसके नाम पर हुआ है? परमवीर चक्र विजेताओं के। आपको इतना ध्यान में रखना है कि परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कितने द्वीपों का नामकरण किया गया है? 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है, बस। हाँ, लेकिन सवाल अपना बहुत बेहतरीन बनता है, वो नीचे वाली लाइन से बनेगा आपका। इसमें इतना रख लेना याद कि 21 द्वीपों का नामकरण है वो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। अब ये वाली लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि 30 दिसंबर 2018 को दक्षिणी अंडमान में स्थित राजधानी जो थी पोर्ट ब्लेयर, वहां पर क्या हुआ था कि आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी।
और इस 75वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान क्या किया गया था कि यहां पर 3 द्वीपों का जो नामकरण है वो किया गया था, नाम परिवर्तन किया गया था, नामकरण नहीं बोलेंगे, नाम परिवर्तन। और वो नाम परिवर्तन देखिए जरा क्या किया गया है। यहां से वो 3 द्वीप कौन से हैं, जरा आप उनको भी देख लीजिए, ये यहां पर नजर आ जाएंगे आपको। देखिए ये पोर्ट ब्लेयर है, यहां पर किया गया था वो मेनली काम। ठीक है, चलिएगा यदि हम बात करते हैं तो यहां पर किया गया था इस पोर्ट ब्लेयर में। ओके, देखिए जरा पोर्ट ब्लेयर में हुआ 3 द्वीप कौन से थे, जिनमें एक द्वीप का नाम रॉस, दूसरे का नाम नील, तीसरे का नाम हेवलॉक। ये तीनों द्वीप इसके नजदीक है, इन 3 द्वीपों का नाम परिवर्तन हुआ है। और वो कैसे हुआ है जरा ध्यान दीजिएगा। ये रोस द्वीप है, रोस द्वीप है, इसका नाम परिवर्तन करके किया गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप। रॉस बॉस है ना, रोस का मतलब गुस्सा, सुभाष चंद्र बोस को आता ही था। नील द्वीप, अरे नील की खेती को लेकर कितने किसान शहीद हुए थे ना, तो नील का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया, शहीद द्वीप। और हेवलॉक जो है इसका नाम परिवर्तन करके कर दिया गया स्वराज द्वीप। ये बातें आपको ऊपर लिखी हुई भी मिल जाएंगी ना, लिखी हुई मिल जाएंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। रोस द्वीप का नाम बॉस, नील का शहीद, हेवलॉक का स्वराज। अब यहीं पे एक बेहतरीन बातें जो आपकी मैं सबसे लास्ट में आपको बताना चाह रहा था वो यहां से शुरू है। देखिए ये पोर्ट ब्लेयर है, यहां से हम इस वाली साइड चलेंगे तो आपको क्या नजर आएंगे, 2 द्वीप नजर आएंगे, दोनों ही भारत के अधिकार में, एक और ये नंबर 2। ये ऊपरी द्वीप है, इसका नाम है नारकोंडम द्वीप, जो कि भारत के अधिकार में है। यहां पर मैंने लिखा है सुसुप्त ज्वालामुखी। लाडलो ये नारकोंडम द्वीप है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। देखो ज्वालामुखी मेनली 3 टाइप के होते हैं, एक जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी है, एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, एक शांत ज्वालामुखी है। मैं बात करता हूं जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा होता है। जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी वह होता है जिससे लगातार लावा का उद्गार होता रहता है, या आप बोल सकते हो कि कुछ थोड़े बहुत समय के अंतराल, 10 20 50 साल के अंतराल पे उसमें बार बार लावा का उद्गार हो रहा है, वो सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। सुसुप्त ज्वालामुखी का मतलब है कि जहां पर 200-400 सालों से कोई लावा का उद्गार नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में लावा का उद्गार होने की संभावना होती है, उसे बोलते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। एक होता है शांत ज्वालामुखी, जिससे एक बार लावा का उद्गार हो गया उसके बाद में भविष्य में कोई संभावना नहीं है, जैसे अपना प्रायद्वीपीय पठार ज्वालामुखी के लावा से निर्मित है। ठीक है, दूसरा यहां से देखिए बैरन द्वीप आ रहा है नजर, ये बैरन द्वीप है सक्रिय ज्वालामुखी, या फिर आप बोल सकते हो जागृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी या फिर आप क्या बोल सकते हो भाई, जागृत ज्वालामुखी, उसका उदाहरण है। अब यहां पर मैं बात करूं तो देखिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले इस सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, ये भारत का एकमात्र है, यहां पर सबसे पहले लावा का उद्गार हुआ था 1787 में, और लेटेस्ट की बात करता हूं तो 2006 में लावा का उद्गार हुआ था। क्लियर है, हो गया क्लियर। ये सक्रिय ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है, ऊपर वाला सुसुप्त ज्वालामुखी का एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है कि भाई केवल 2 बार ही ज्वालामुखी का 1787 के बाद में 2006 में ही हुआ है, नहीं, ये 1795 में भी हुआ, 1803-4 के आसपास हुआ, 1852 में हुआ, 1991 में हुआ, 94-95 में हुआ, 2000 में भी हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले अब हुआ और सबसे अंत में ये हुआ। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये लीजिए भाई, ये चैनल वगैरह की बात हमने पहले बता ही दी आपको। आप ये थोड़ी सी जनजातियां हैं, जरा इनको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। लेकिन सबसे ज्यादा ये अंडमान निकोबार की जनजाति है ना, उसमें एक का सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको पता हो तो। और वो सवाल पूछा जाता है किसको लेकर भाई, वो सवाल पूछा जाता है जारवा जनजाति को लेकर, कि वो कहां पर है ना, तो याद रखिएगा वो कहां पर है, अंडमान निकोबार में। अब मैं एक एक को लेकर थोड़ी थोड़ी बातें बताता हूं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर, और वो बात करना चाह रहा हूं मैं ग्रेट अंडमानीज को लेकर। देखिए आपको भले ही नाम याद रह जाए उतना काम चलेगा, ठीक है। कोई समय ऐसा था, कोई समय ऐसा था कि ये अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी जनजाति हुआ करती थी। और बात कर रहे हैं हम
लगभग 1789 की। उस समय इसकी जनसंख्या जो थी वो लगभग 10,000 थी। कितनी थी भाई? 10,000। जो 1999 के पास आते आते मात्र घटकर कितनी हो गई? 41 हो गई। और ये जनजाति जो है, एक प्रकार से मैं बोलूं तो ये अंडमान निकोबार का जो स्ट्रेट द्वीप है वहां पर निवास करती है। अच्छा, दूसरी चीज देखिए यहां पर, ये इस जनजाति के कम होने के पीछे रीजन क्या था? कि ये जो लोग थे वो हमारे जो सभ्य लोग बोलते हैं ना हम अपने आप को, उनके संपर्क में नहीं आए थे। और ये जैसे ही सभ्य लोगों के संपर्क में आने लगे तो वो क्या था कि देखो, हम तो बहुत सी बीमारियों के एक प्रकार से हमारे में बोल सकते हैं ना कि एंटीडोज पहले से ही बन चुका है। वो नई जो बीमारियां उनके आदी नहीं थे ना, उनकी जो बॉडी है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई ना, इसके कारण वो धीरे धीरे उनकी मृत्यु होती गई और उनकी संख्या घटकर कितनी रह गई थी? 41। इसको देखते हुए इसे मात्र क्या कर दिया गया? स्ट्रेट द्वीप है उस पर इनको सेपरेट कर दिया गया। दूसरा, यहाँ की एक जनजाति है जिसका नाम है भाई ओंग जनजाति। ओंग जनजाति मेनली है वो कहां पर निवास कर रही है भाई? लिटिल अंडमान पर निवास करती है ना। ये जो लोग हैं वो निग्रिटो नस्ल के लोग हैं या निग्रिटो से संबंधित है ना। और ये जनजाति भारत की आदिम जनजातियों में से एक भी है ना। ये एक प्रकार से बोलूं तो अर्ध घुमंतु जनजाति है ना। ये भोजन के लिए प्रकृति पर निर्भर है ना, कोई कृषि कार्य वगैरह नहीं करते ये लोग। वहीं पे यदि मैं बात करता हूं सबसे खतरनाक जनजाति है ना, तो फिल्मों में हुलाला वाले दिखाते हैं ना आप, फिल्मों में ये वैसे लोग हैं कि आप बोल सकते हो कि विश्व की सबसे प्राचीन संभवतया पुरापाषाण कालीन जनजाति है ना। इनके लिए आप बोल सकते हो कि इनके लिए आज भी आग का आविष्कार नहीं हुआ और ये आज भी किसी बाहरी बाहरी मानव के संपर्क में नहीं आए। यदि किसी ने जानने का प्रयास किया तो उसका हुलाला हो गया ना, वहीं पे स्वामणी कर दी उसकी। और आसपास में ड्रोन वगैरह या हेलीकॉप्टर वगैरह भी नहीं उड़ाने दिया जाता। ड्रोन वगैरह उनको तीर कमान से मारकर गिरा देते हैं ये लोग। आज भी ये कच्चा मांस ही खाते हैं ना, भोजन पकाना जानते ही नहीं है। सेना के जवान कई बार क्या करते हैं, इनके आसपास वाले एरिया में पका हुआ जो भोजन है वो रख के आ जाते हैं। ठीक है। दूसरा, यहां पर देखिए इनको सेंटिनल द्वीप पर सुरक्षित किया गया है, ये विशेष बात है ना, सेंटिलीज जनजाति को सेंटिनल द्वीप पर। वहीं पे यदि मैं बात करूं, एक जनजाति है जिसका नाम है भाई सोमपेन जनजाति। और सोमपेन जनजाति की हम बात करते हैं तो देखिएगा ये कौन सी जाति से संबंधित है? ये मंगोलियाड जनजाति से, ये जाति से संबंधित है। कौन सी से? मंगोलियाड। ये जो सोमपेन जाति के लोग हैं ना, ये थोड़े से शर्मीले टाइप के होते हैं ना। और ये जो इनके जो निवासी हैं वो नदी घाटियों के आसपास वाला जो एरिया होता है ना वहां पर रहते हैं। सोमपेन जनजाति का मेनली जो निवास है वो ग्रेट निकोबार द्वीप है वहां पर होते हैं। लेकिन देखिए, ग्रेट निकोबार का जो पूर्वी तट है वहां के लोग तो थोड़े से एक प्रकार से बोल तो आक्रामक किस्म के होते हैं ना, लड़ाकू। लेकिन पश्चिमी तट वाले जो हैं लोग वो थोड़े से शांत किस्म के हैं ना। इनके एक प्रकार से दो बोलूं तो देखो, यहां पर पश्चिमी तट के जो लोग हैं ना उन्हें मावा सोमपेन कहते हैं ना। ये मावा सोमपेन तो शर्मीले होते हैं, लेकिन जो पूर्वी तट के लोग हैं ना ये थोड़े से आक्रामक किस्म के होते हैं ना। अब दूसरा देखो, जारवा जनजाति है ना। ये जारवा जनजाति है, ये इसके ज्यादा सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछा जाता है। ये अंडमान निकोबार का जो दक्षिणी और मध्य अंडमान द्वीप है वहां पर मिलती है। वहीं से आपके लिए एक देखो, ये आपके मेनली मैं बोल सकता हूं कि नो नेशनल पार्क है ना, जिनमें मैंने आपको बताया था कि 3 तो आप बटन से याद रख सकते हो। ठीक है, कौन से बटन? उत्तरी बटन, मध्य बटन और दक्षिणी बटन। एक सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है? सैडल पीक। 4, एक माउंट थ्विलर। 5, ये माउंट थ्विलर भी तो चोटी थी। एक महात्मा गांधी, एक रानी झांसी, एक कैंपेबल है, एक गलाथिया है। बस हो गया अपना काम। चलिए, यहां तक की बातें होने के बाद में अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर, वो बात करूंगा मेनली मैं लक्षद्वीप समूह को लेकर। ठीक है, या फिर आप इन्हें बोल सकते हो अरब सागर का, अरब सागर के द्वीप। यदि आप अरब सागर के द्वीपों के बारे में बात करना चाहते हैं, देखिए अरब सागर के द्वीपों की लेकर हम बात करें तो मेनली ये जो द्वीप है, ठीक है, इनका निर्माण कोरल से हुआ है, जिसे आप रीफ बोल सकते हो, आप जिसे परवाल बोल सकते हो ना, उनसे निर्मित है। और यहां पर मैं बात करूं तो ये केरल का जो मालाबार तट है ना, केरल का मालाबार तट,
ठीक है, उससे लगभग 220 से 240 किलोमीटर दूर है। ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, और ये लक्षद्वीप समूह के जो निवासी है ना, वो मेनली उठकर कहां से गए हैं? केरल के मालाबार तट से। तो केरल के मालाबार तट से उठकर गए हैं, तो उनकी भाषा कौन सी होगी? जो केरल में बोली जाती है, मतलब मलयालम भाषा होगी। और ये जो लोग हैं उठकर गए हैं, वो अधिकतर मुस्लिम है। और मुस्लिम है तो यहाँ की जो 93% जनसंख्या है वो कौन सी है? मुस्लिम। और मुस्लिमों में यदि हम संप्रदाय की बात करें तो सिया और सुन्नी होता है, तो ये सुन्नी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं ना। सुन्नी संप्रदाय में भी एक उपभाग होते हैं इसके ना, जिसे सफी स्कूल बोला जाता है ना, उसी के पार्ट है। लेकिन आप यहां से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसे जरा गौर करके पढ़िएगा। कहना क्या चाह रहा है कि 1956 के बाद जिनके माता पिता का जन्म लक्षद्वीप समूह पर हुआ है, वह अनुसूचित जनजाति के माने गए हैं। यहां पर अनुसूचित जाति नहीं है। क्या? लक्षद्वीप समूह पर अनुसूचित जाति मतलब एससी कैटेगरी नहीं है। यहां पर कौन सी है? एसटी है। और एसटी कैटेगरी में किन्हें माना गया है? जिनके माता पिता का जन्म जो है वो लक्षद्वीप पर 1956 के बाद में हुआ। ठीक है, अब मैं कुछ स्पेशली बात करता हूं, और पूरा खेल जो है वो इस डायग्राम का हो जाएगा। डायग्राम को पहले चलो समझने से पहले इसकी बेसिक जो बातें हैं ना, थोड़ी सी मैं आपको दिखा देता हूं ना, जिससे कि आपकी जो नॉर्मल बातें हैं ना वो क्लियर हो जाए। देखिए, यहां से हम बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखो, हम बात करते हैं कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो लाडलो, इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा वो 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री 13 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यदि देशांतरों की बात करते हैं तो 71 डिग्री से लेकर 74 डिग्री देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। ठीक है, दूसरा, इसका गठन कब हुआ है? इसका गठन हुआ भाई 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। मैं यानी ये कह सकता हूं कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी। बात करते हैं यहां पर कुल द्वीपों की संख्या है वो 36 है, और राजधानी इसकी कौन सी है भाई? कवारती है। ठीक है, कवारती है। और इसमें छोटी मोटी बातें जैसे देखना चाहो, यहां पर लोकसभा सीटों की बात करता हूं, एक है। जनसंख्या लगभग 64,500 है। ठीक है, 64,500, या आप बोल सकते हो 64,429 के आसपास है। वहीं पे इसकी एक विशेष बात है लक्षद्वीप समूह की। लक्षद्वीप समूह जो है वो गैर केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब सॉरी, गैर जिला केंद्र शासित प्रदेश, यानी यहां पर कोई भी जिला नहीं है। हमने देखा था कि भारत के जो मैक्सिमम है केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर जिले हैं, लेकिन यहां पर कोई भी जिला नहीं है। अंडमान निकोबार में भी 3 जिलों की बात की थी, है ना। पुदुचेरी की बात करते हैं, वहां पर भी 4 जिले हैं, लेकिन यहां पर कोई जिला नहीं है। दूसरा, इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे कि 5 तो डूबे हुए किनारे देखने को मिलते हैं, 3 रीफ मिलती हैं, और 12 एटोल। एटोल मतलब परवाल का एक प्रकार है। ठीक है, यहां पर लेगून क्षेत्र भी काफी चौड़ा है। लेगून का मतलब जलीय एरिया, लेगून झील है। लेगून का मतलब मैं समझा ही देता हूं। जैसे मान लो कोई एरिया है, ये मान लो कोई एरिया है, ठीक है, इसमें समुद्र का पानी भर गया और ये एरिया किसी कारण से यहां से बंद हो गया। ठीक है, इसमें समुद्र का पानी रह गया, तो ऐसी वाली जो झीलों के टाइप बनते हैं उन्हें बोलते हैं हम लेगून झीलें। क्लियर है? चलिए, अब मैं मेनली आपको समझाने का जो पहली प्रयास करता हूं। देखो, यहां पर जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र पढ़ते हो ना आप, ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो ईईजेड का लगभग आप बोल सकते हो 4 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया है इसके पास। जैसा मैंने आपको समुद्री अधिकार क्षेत्र समझाया था ना, जलीय सीमा वाला अधिकार क्षेत्र, तो ये उसी के आधार पर देखेंगे तो 4 लाख वर्ग किलोमीटर आता है। हालांकि प्रादेशिक क्षेत्र भी 20,000 वर्ग किलोमीटर है। वहीं से मेन जो अपने सवाल आते हैं ना, मैं जरा उनको लेकर बात करता हूं। देखिए, अब देखिए, आप इसको समझने का प्रयास करना, और इसको समझाने के लिए मैं नीचे की ओर से ही लेके चल रहा हूं, जरा समझिए। देखिए लाडलो, ये वाला है मालदीव देश, भारत के मध्य और इनके मध्य थोड़ा सा हाल ही में विवाद भी बना हुआ है। मालदीव की जो भाषा है ना, वो मालदीव की भाषा लाडलो महल भाषा है। और यहाँ की जो लिपि है ना, लिपि, मैं लिपि की बात करता हूं तो यहां पर जो लिपि है उस लिपि को बोलते हैं दिवेही लिपि। और यहाँ के जो लोग हैं वो एसटी समुदाय के हैं। हुआ क्या, ये मिनिकोय लक्षद्वीप समूह से थोड़ा सा नीचे की ओर है, तो मिनिकोय द्वीप के जो निवासी हैं वो एक्चुअल में मालदीव से ही उठकर आए हैं यहाँ पर।
ठीक है, यहां पर आए हैं तो एक चीज बताओ, देखो मालदीव के निवासी हैं, तो मालदीव के निवासी हैं तो इनकी भाषा कौन सी होगी जो मालदीव में बोली जाती है मेल? यहाँ की लिपि कौन सी होगी जो यहाँ पर लिखी जाती है, दिवेई लिपि? और यहाँ के लोग कौन से होंगे? एसटी के, जो लगभग कितने, 94%। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने 93% जनसंख्या है वो मुस्लिम जनसंख्या बताई थी। मैं जरा समझाता हूं, देखिए, पूरे लक्षद्वीप समूह की बात करते हैं तो उसमें 93% मुस्लिम है, लेकिन अकेले में मिनिकोय द्वीप की बात करता हूं ना, अकेले मिनिकोय, इसमें जो है इसका प्रतिशत ज्यादा है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट समझिए यहां से। दूसरा, एक देखो यहां पर ये चैनल है और इस चैनल को बोला जा रहा है 8 डिग्री चैनल। बहुत बार एग्जामिनर ने सवाल पूछे हैं 8 डिग्री चैनल का मेन काम क्या है। ये 8 डिग्री चैनल मिनिकोय को मालदीव से अलग कर रहा है, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि भारत को मालदीव से अलग करने वाला, क्योंकि ये इसी का तो पार्ट है, या लक्षद्वीप समूह को मालदीव से अलग करने वाला चैनल, उसका नाम क्या होगा? 8 डिग्री चैनल। लेकिन सवाल थोड़ा सा चेंज करता है, सवाल यहां से देखिएगा, क्या कह रहा है? 9 डिग्री चैनल। वो लाडलो 9 डिग्री चैनल की यदि हम बात करते हैं तो 9 डिग्री चैनल काम क्या कर रहा है मैन? 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप समूह को मिनिकोय से अलग कर रहा है। बाकी का पूरा लक्षद्वीप समूह जो है वो उसके उत्तर में है और ये सबसे दक्षिणी भी है, यानी मिनिकोय को लक्षद्वीप समूह से, या आप ऐसे बोल सकते हो कि शेष लक्षद्वीप समूह से मिनिकोय को अलग करने वाला चैनल है वो 9 डिग्री चैनल है। अब कुछ बेसिक बेसिक सी आपकी बातें हैं, जरा मैं उनको समझा देता हूं, जरा देखिएगा सवाल अपने क्या क्या बन सकते हैं। अब यहां से देखिएगा 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल की बात हो गई, ठीक है। अब यहां से देखना, ओके, देखिए यहां से यदि मैं बात करता हूं, देखिए यहां पर एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है एड्रोथ द्वीप, और ये एड्रोथ द्वीप है लाडलो, ये लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है ना, जिसका क्षेत्रफल आप बोल सकते हो, क्षेत्रफल लगभग कितना है भाई? क्षेत्रफल है 4.22 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल याद नहीं हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे सबसे बड़े की बात आ जाए तो नीचे की ओर मिनिकोय है जो लगभग 4.39 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तीसरा, और एक मिनट, थोड़ा सा कहां गया, ये जो है 4.89 वर्ग किलोमीटर है ना, 4.89 वर्ग किलोमीटर है। 4.22 है, ये तीसरा है कवरत्ती ना, 4.89 है, और एक है 4.39 वर्ग किलोमीटर। ये 4.39 वर्ग किलोमीटर की बात करूं ना तो वो मिनिकोय का है। किसका है भाई? मिनिकोय का, जो कि आप एक प्रकार से बोल सकते हो कि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। वहीं पे आपके जो सवाल पूछे जा सकते हैं, देखो राजधानी कौन सी है? कवरत्ती या कवारती है ना, ये तीसरा सबसे बड़ा है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आप इतना याद रख सकते हो कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एड्रोथ। क्षेत्रफल का भी जरूरत नहीं है, आपको नहीं पड़ेगी, आज तक सवाल नहीं पूछा गया है। मैं तो कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आप चाहें तो आपको डेटा है थोड़ा सा मिल जाए, उसके लिए लिखा है। एड्रोथ द्वीप सबसे बड़ा है, बस इतना याद रख लो। दूसरा, यहां से देखो, यहां पर मैंने लिखा हुआ है कोडिताला टापू, ठीक है। इन 36 द्वीपों में से यदि बात करता हूं तो सबसे छोटा द्वीप जो नाम दे सकते हो आप वो कोडिताला को दे सकते हो। लेकिन यदि सबसे छोटा आबाद द्वीप की बात आ जाती है ना, सबसे छोटे आबाद द्वीप, तो वहां पर सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वहां पर बित्रा द्वीप आएगा। बित्रा द्वीप सबसे छोटा आबाद द्वीप है, लेकिन सबसे छोटा द्वीप या टापू जो है वो कौन सा है भाई? कोडिताला है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, यहां पर एकमात्र एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट तो क्या है, एक हवाई पट्टी जिसे बोल सकते हो ना, उस द्वीप का नाम है अगाती द्वीप, उस पर है। एक देखिए यहां पर पिट्टी द्वीप है, जहां पर ये बोल सकते हो कि लक्षद्वीप समूह का एकमात्र अभ्यारण्य है ना, पक्षी अभ्यारण्य, ये पिट्टी द्वीप, जिसे हाल ही में घोषित किया गया था। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब मैं आगे की ओर चलता हूं आपको। देखो ये वाला जो बित्रा द्वीप है, ये तो देखो सबसे छोटा है, लेकिन बित्रा द्वीप की बात क्या है? आबादों में सबसे छोटा, आबाद सबसे छोटा है ना, ये विशेष बात है इसकी। चलिए अब मैं ये जो 36 द्वीप है ना, उनका थोड़ा सा मैं बंटवारा कर देता हूं आपको, यहां पर इधर से दिखा देता हूं ताकि आप आसानी से समझ पाए। देखिए
यहां पर मैंने समझाया आपको कि कुल द्वीपों की संख्या कितनी है, 36 है। इन 36 में से 4 तो जलमग्न चट्टानें, जल में डूबी हुई, 4 नवगठित टापू मतलब जिनका नया निर्माण हुआ। इनमें से यदि मैं बात करूं तो 10 पर क्या है भाई, मानव अधिवास, मतलब 10 आबाद द्वीपों की संख्या कितनी है, 10। और निर्जन द्वीपों की संख्या कितनी है भाई, 17। निर्जन द्वीपों की संख्या 17 है। नवीन डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है। दूसरा, यदि देखो पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन दो टाइप का होता है, एक स्वदेशी पर्यटन होता है, एक विदेशी पर्यटन होता है। यदि स्वदेशी पर्यटन की बात करें तो 6 द्वीपों पर जाने की इजाजत है, ठीक है। और विदेशी पर्यटन की बात करते हैं तो केवल 2 द्वीपों पर जाने की इजाजत है। 2 द्वीप कौन से होंगे, एक तो अगाती द्वीप है, एक बंगाराम द्वीप। अगाती द्वीप पर तो एयरपोर्ट ही है, एयरपोर्ट है, और एक घूमने लायक है बंगाराम द्वीप, बस केवल वहीं जाने दिया जाता है। भारतीय होंगे वो अगाती पे भी चले जाएंगे, बंगाराम में भी चले जाएंगे, ठीक है, मिनिकोय में भी चले जाएंगे। मिनिकोय या फिर एक आधे और द्वीप मान लो, क्वारती राजधानी है, वहां पर चले जाएंगे। चलिए, अब दूसरा देखो, यहां पर एक बहुत स्पेशल बात यहां पर बताने जा रहा हूं, जरा समझिएगा। यहां पर यदि मैं बात करूं तो एकमात्र कृषि उत्पाद, एकमात्र कृषि उत्पाद जो है वो कौन सा है, यहां पर नारियल का उत्पादन होता है, और कोई भी कृषि कार्य नहीं होता। हाँ, यहां पर ये टूना मछली है ना, इसकी पैकेजिंग, पैकेजिंग का मतलब टूना मछली पकड़ी जाती है, पैकिंग की जाती है, बेचा जाता है, ठीक है, वो यहां पर बहुतायत से, बहुतायत का मतलब बहुत अधिक मात्रा में होता है। लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है भाई, एटोल प्रवाल से हुआ है ना। और एटोल प्रवाल कौन सा होता है कि जिसकी आकृति घोड़े की नाल के समान हो या अंगूठी के समान हो, ठीक है। वैसे आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, वो परवाल रोदिका का सबसे अच्छा उदाहरण मान सकते हैं ना। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के यदि पूर्व में देखते हैं तो आपको कोरल सागर भी नजर आता है। वहीं पे ये परवाल क्या होते हैं, जरा इनको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं ना। देखिए, परवाल जो है, यहां पर आप समझना, परवाल पोलिपस कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है, ठीक है, जो कि समूह में रहते हैं। क्या रहते हैं, समूह में। और इनका जो विकास है वो गहरे पानी में नहीं होता है, वो छिछला का मतलब होता है कम गहरे पानी में होता है। कम गहरे का मतलब है कि इनको सूर्य की रोशनी आती रहे, और साथ में इनको भोजन के लिए क्या होना चाहिए, भोजन के लिए जो जल में घुले हुए अवसाद है ना, जो नदियां लेकर आती हैं, तो वो अवसाद जल में घुले हुए होने चाहिए, जिनका प्रयोग वो भोजन के रूप में करता है। मेनली ये परवाल जो हैं वो 3 टाइप के हो रहे हैं। 3 टाइप की बात करें तो देखो, एक परवाल रोदिका होती है, एक तटीय परवाल भित्ति होती है, एक परवाल वलय द्वीप होते हैं ना। दूसरा देखिए नीचे की ओर क्या कह रहा है, यहां पर परवाल वलय की हम बात करते हैं, ठीक है। तो परवाल वलय द्वीप है, ये गोलाकार बोल दो या हॉर्स शू मतलब घोड़े आकार वाले होता है। अब इनके लिए देखो जीवित रहने के लिए क्या क्या कंडीशन है ना, वो जरा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये लीजिए, ये है आपके। अब इनमें विशेष पॉइंट देखो, ये ऐसा नहीं है कि हर कहीं मिलते हैं ना, इनके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। जैसे यहां पर सबसे पहला है 5 डिग्री से 30 डिग्री, यानी ये परवालों की जो स्थिति है वो 5 डिग्री अक्षांश से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य निर्मित होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसीलिए यहां पर उत्तरी दक्षिणी का मैंने जिक्र नहीं किया, मतलब ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों में पाए जाते हैं। यहां पर देखिएगा 40 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ये वहां पर पाए जाएंगे जहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हो ना। और ऐसी ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो वहां पर क्या होता है कि ये अवसाद वगैरह घुले हुए भी काफी मिलते हैं, जिससे जीवित रह पाते हैं। परवालों के लिए ज्यादा गहराई नहीं होनी चाहिए, गहराई मैक्सिमम है वो 180 से 200 मीटर के आसपास होनी चाहिए। यानी हम सिंपल सा बोलें कि जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच जाए वहां पर ये इन परवालों का विकास होता है, ठीक है। इधर बंगाल की खाड़ी में इनका विकास ज्यादा क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ कि गहराई ज्यादा है। लवणता भी इनके लिए कितनी चाहिए, 30 प्रति हजार। 30 प्रति हजार का मतलब क्या है, 1000 ग्राम पानी लें तो उनमें से 30 ग्राम जो है वो क्या होना चाहिए, नमक। इतनी आवश्यक है, ज्यादा हो या कम हो तो भी इनके लिए समस्या खड़ी होती है। इन परवालों के लिए खाद्य आपूर्ति के लिए नदियों के द्वारा जो लाए गए अवसाद होते हैं ना,
लेकिन ये अवसाद क्या होने चाहिए, वो जमे हुए नहीं होने चाहिए, मतलब पानी में घुले हुए होने चाहिए, वो पेंदे पे जमे हुए नहीं हो। और एक विशेष बात देखो, यदि मैं यहां पर बात करूं, यदि 2 डिग्री टेम्परेचर में अंतर आ जाए, 2 डिग्री बढ़ जाए या 2 डिग्री कम हो जाए, तो इन परवालों की अप्राकृतिक रूप से मृत्यु भी हो जाती है ना, अप्राकृतिक रूप से मृत्यु भी हो जाती है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपको भारत के कुछ तटीय द्वीपों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। किसके बारे में? तटीय द्वीप। अब वो तटीय द्वीप कौन कौन से हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। भारत के तटीय द्वीप, अब देखिए, मैं इधर से सबसे पहले इधर की ओर से चलता हूं। देखिए, तटीय द्वीप जो हैं वो भारत में जहां जहां पर पाए जाएंगे, मतलब कहां पर पाए जाएंगे, जो तटीयवर्ती एरिया होंगे। और इन तटवर्ती एरियो को लेकर मैं बात करूं तो देखिए, ये कहां कहां पर आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं यहां पर आ रहा हूं। देखिए, ये गंगा नदी है। क्या है भाई? गंगा नदी। ये आपको पता है हुगली नदी है, और ये आपकी मेनली गंगा नदी है। ये दोनों नदियां जहां पर गिरती हैं वहां पर द्वीपों का निर्माण होता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप। लाडलो, न्यू मूर द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में है, भारत के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि ये न्यू मूर द्वीप है वो डूब गया है, और ये भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का लंबे समय तक कारण बना हुआ था। अब विवाद अपने आप समाप्त हो गया जब डूब गया। दूसरा देखिए, गंगा सागर द्वीप है। कौन सा है भाई ये? गंगा सागर द्वीप। ये गंगा सागर द्वीप पे यहां पर गंगा का मंदिर भी बना हुआ है, जो एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से इसका जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है। वहीं पे हम आते हैं यहां पर, ये देखो वेस्ट बंगाल के हैं, यानी पश्चिम बंगाल के द्वीप हैं ये सारे दोनों। अब मैं बात करूं ओडिशा को लेकर। ओडिशा में मेनली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 द्वीपों की चर्चा होती है, उनमें सबसे द्वीप है एक मेन, उसे बोला जाता है व्हीलर द्वीप। देखिए, व्हीलर द्वीप की बात करें तो आजकल इसका नाम परिवर्तन करके कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसलिए किया गया क्योंकि यहां पर मेनली क्या होता है, मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है ना। आप बार बार सुनते होंगे कि अग्नि 5 का, अग्नि प्राइम का, ब्रह्मोस 2 का हाल ही में चांदीपुर उड़ीसा में यानी कि सफल परीक्षण हुआ। वो परीक्षण एक्चुअल में इस व्हीलर द्वीप पर ही किया जाता है ना, चांदीपुर उड़ीसा वाला। दूसरा, आपको पता हो, यदि थोड़ा सा बात करें हम 1983 की, है ना, 1983 की एक प्रोग्राम चलाया गया था, आईजीएमडीपी, है ना, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत 5 मिसाइलों का विकास हुआ था, जिनमें पृथ्वी थी, आकाश थी, है ना, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, त्रिशूल और एक एंटी टैंक नाग मिसाइल, इनका विकास हुआ था। और उसके उस समय अध्यक्ष जो थे ये एपीजे अब्दुल कलाम ही थे। वहीं पे आप देखो, 2 द्वीप यहां पर आपको और नजर आएंगे, एक शॉर्ट द्वीप है और एक प्रीकुंड द्वीप है। ये प्रीकुंड द्वीप है और एक शॉर्ट द्वीप है। व्हीलर द्वीप का स्पेशली बातें जो मैंने बोली हैं वो याद रखनी है आपको। मैं नेक्स्ट की ओर चलता हूं। देखिए, यहां पर ये वाला आपको पता है कि आंध्र प्रदेश, और नीचे की ओर बात करता हूं तो ये तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर एक झील है, उस झील को बोला जाता है पुलिकट झील। इसका अधिकांश हिस्सा जो है वो कहां पर है भाई? आंध्र प्रदेश में है। इस झील के अंदर मैं बात करता हूं तो श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। और इस श्री हरिकोटा द्वीप के अंदर यदि आप देखोगे तो सतीश धवन स्पेस सेंटर बना हुआ है। और इस सतीश धवन स्पेस सेंटर से क्या किया जाता है, इसरो अपने सैटेलाइटों को लॉन्च करता है, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है या लॉन्च सेंटर है। यहां से आपके चाहे चाहे जीएसएलवी हो या पीएसएलवी हो, जो सैटेलाइट होती हैं वो यहीं से लॉन्च की जाती हैं। जीएसएलवी का मतलब आपने सुना होगा ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। पीएसएलवी का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। आपको पता हो, ठीक है, आपको पता हो तो कुछ बातें मैं जैसे बताऊं। पीएसएलवी जो C11 था, ठीक है, इससे चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया था। आपको पता हो तो जीएसएलवी MK3, जिसका नाम बाहुबली रखा गया था, उससे चंद्रयान 2 छोड़ा गया था ना। और चंद्रयान 3 किससे लॉन्च हुआ था? वो भी जीएसएलवी से ही शुरू हुआ था ना, MLV M4 से। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो कहां से छोड़े जा रहे हैं? ये इसी सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़े जा रहे हैं, यानी श्रीहरिकोटा द्वीप से। और ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? आंध्र प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में ना।
इन द्वीपों को लेकर भी काफी चर्चाएं आपकी आती हैं। ये देखो, ये इधर वाले द्वीप हैं, इनकी चर्चा मैं अलग से आपको एक डायग्राम बनाया हुआ है मेरा, उससे मैं करवा दूंगा आपको ना। उससे पहले हम इधर वाली साइड में आते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहां पर, ये देखिएगा कर्नाटक है। कर्नाटक में आपको तीन द्वीप मेनली नजर आ रहे हैं। इन तीन द्वीपों की बात करता हूं तो इनमें देखिएगा, एक भटकल द्वीप है, एक सेंट मेरी द्वीप है, एक पिजन कॉक द्वीप है ना। भटकल, सेंट मेरी और पिजन कॉक द्वीप ये है। साथ में ही यदि आप देखो तो देखिए, यहां पर ये वाला कर्नाटक के ऊपर है, ये वाला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मेनली आपको 6 द्वीप यहां पर नजर आएंगे, जिनमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखिएगा, एक तो ये सालसीट द्वीप है। सालसीट द्वीप वही वाला द्वीप है जिस पर यानी मुंबई बसा हुआ है। एक बेसिन द्वीप है। सालसीट और बेसिन द्वीप को लेकर अंग्रेजों, मराठों बहुत युद्ध हुए हैं भाई इनको लेकर। दूसरा एक एलिफेंटा द्वीप है ना, यानी मैं एक प्रकार से बोलूं तो गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर अरब सागर की ओर है ना, एक द्वीप है, जिसे दूर से देखने पर यह हाथी की तरह नजर आता है। हाथी की तरह नजर आने के कारण इसका नाम है एलिफेंटा द्वीप कर दिया गया। ये एलिफेंटा द्वीप मेनली काम क्या करता है? ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर प्राचीन चित्रकला और मूर्ति कला, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। दूसरा, इसके अलावा यहां पर दो तीन द्वीप और हैं, जिनमें आप क्रॉस द्वीप बोल सकते हो, बूचर द्वीप बोल सकते हो, एक करंज द्वीप। तीन मैंने बता दिए। इसके अलावा क्रॉस द्वीप, करंज द्वीप और बूचर द्वीप, इनका संबंध जो है वो भी महाराष्ट्र से है। सर्वाधिक आपको द्वीप देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे भाई खंबात की खाड़ी में ना, बहुत ज्यादा द्वीप है। इनमें एक मैं द्वीप की चर्चा कर रहा हूं जो कि कच्छ की खाड़ी में ना, गुजरात में, उसका नाम है वेयंत स्योधर। इसके अलावा आप देखें खंबात की खाड़ी में तो एक पीरम द्वीप है, वो जो काफी फेमस है। एक अलियाबेट द्वीप और एक खड़ियाबेट या खदियाबेट द्वीप, ये भी दोनों बहुत फेमस है। इसके अलावा यानी तीन चार नाम तो आपको अच्छे से याद रखने ही है। वेन से उधर कच्छ की खाड़ी में, पीरम, अलियाबेट और खड़ियाबेट ये खंबात की खाड़ी में। इसके अलावा यहां पर आप देख पा रहे हैं नोरा है, वेदा है, पिरोथन है, करुणाभार है, ठीक है, और एक भैंसाला और है। ठीक है, ये सारे द्वीप हैं वो आपको इस खंबात की खाड़ी में नजर आएंगे। अब सबसे ज्यादा जो सवाल आपका पूछा जाता है लाडलो, वो सवाल पूछा जाता है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित जो द्वीप हैं, या फिर मैं एक प्रकार से बोलूं तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य द्वीप हैं, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यहां से देखने का प्रयास करना। चलिए देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं, देखिएगा नीचे की ओर ये श्रीलंका है। मैंने थोड़ा सा ज्यादा बनाया है ताकि आप अच्छे से देख पाओ, है ना। ये ऊपर की ओर देख पा रहे हैं हम, तो ये देखो तमिलनाडु है, ठीक है। ये नीचे की ओर देख पाए तो ये कौन सा है भाई? श्रीलंका है। कौन सा है भाई? श्रीलंका है। आप यहां से देखिए, यदि मैं बात करता हूं यहां पर, तो देखो तमिलनाडु से एक ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला पूरा एरिया, इस द्वीप समूह को बोला जाता है मेनली पंबन द्वीप समूह। ठीक है, क्या बोला जाता है? पंबन द्वीप समूह। इस पंबन द्वीप समूह का जो सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप, उस द्वीप को बोला जाता है रामेश्वरम द्वीप। पंबन द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप रामेश्वरम। आपको पता है कि रामेश्वरम जो है भारत के 4 धामों में से एक है। भारत के 4 धाम, जिनमें आपको पता है, एक याद रखना, 4 धामों में जो है उत्तर की हम बात करते हैं ना, तो वहां पर बद्रीनाथ है। कौन सा है? बद्रीनाथ। केदारनाथ 4 धामों में से एक नहीं है, केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ना। बद्रीनाथ उत्तर में है, दक्षिण में बात करते हैं तो रामेश्वरम है, पूर्व में बात करते हैं तो पुरी है, और पश्चिम में बात करते हैं तो द्वारिका है। ये 4 धाम है मेन भारत के। और इस रामेश्वरम में क्या हुआ था कि जब माता सीता को लेकर भगवान श्री राम यहां पर रुकते हैं, तो उस समय क्या होता है, माता सीता की इच्छा होती है कि यहां पर भगवान शिव का मंदिर बनाया जाए। ठीक है, तो यहां पर मंदिर की स्थापना की जाती है और उस मंदिर का नाम रामनाथ स्वामी मंदिर रखा जाता है। और इस रामनाथ स्वामी मंदिर की हम बात करें यहां पर, तो देखिएगा कि रामेश्वरम में 2 शिवलिंग है। एक मिट्टी का शिवलिंग है जो माता सीता के द्वारा बनाया गया, और एक हनुमान जी द्वारा लाया गया है जो हिमालय से लाया गया था शिवलिंग। ठीक है, 2 शिवलिंग है। दूसरा, ये रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु से, देखो यहां पर मैंने पुल बनाया है, ये पुल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। किससे? तमिलनाडु से। दूसरा,
तमिलनाडु से यदि हम बात करें धनुषकोडी की, तो धनुषकोडी जो है वो तमिलनाडु से किससे जुड़ा हुआ है भाई? रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है। हालांकि हालांकि 1964 के आसपास कोई भीषण तूफान या सुनामी आई थी, उससे ये रेलवे लाइन क्षतिग्रस्त भी हुई थी। अब देखो, पंबन द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है जिसका नाम है धनुषकोडी द्वीप। और लाडलो, धनुषकोडी द्वीप से द्वीपों की एक श्रृंखला, देखो ये द्वीपों की एक श्रृंखला शुरू हो रही है जो श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जा रही है, जो कि श्रीलंका के मन्नार जिले में है। ठीक है, धनुषकोडी से लेकर मन्नार द्वीप तक द्वीपों की जो श्रृंखला है उसे नाम दिया जाता है राम सेतु। और राम सेतु की मैं लंबाई की बात करता हूं तो इसकी लंबाई 48 किलोमीटर है। यदि हम पौराणिक मान्यता अनुसार बात करते हैं तो इसका निर्माण है वो नल और नील नामक वानरों ने किया था। ठीक है, दूसरा एक चीज देखिए, ये रेलवे लाइन मैंने बोला कि 1964 में क्षतिग्रस्त हो गई थी सुनामी के दौरान। और ये जो पुल है राम सेतु, ये 1480 के आसपास में तूफान या सुनामी आई थी, उसके कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। जो विदेशी वृत्तांत हैं या विदेशी लेखक हैं वो लिखते हैं कि 15वीं शताब्दी से पहले ये पुल जो है या राम सेतु है, ये पैदल पार करने योग्य था, यानी लोग यहां से यहां तक पैदल आया जाया करते थे। लेकिन ये 1480 के आसपास में क्षतिग्रस्त हो गया, तो ये आवाजाही वर्तमान में बंद है। दूसरा, यहां पर देखो, ये ज्यादा गहरा नहीं है, ये मात्र गहराई 1 मीटर है। इसीलिए तो जहाज जो है वो इसको क्रॉस करके आगे की ओर इधर नहीं आती ना। इधर जो जहाजों का आना होता है वो श्रीलंका के चक्कर लगा के फिर आता है ना। 400 किलोमीटर का फर्क। आजकल इसको बीच से तोड़कर रास्ता निकालने की प्रक्रिया है, वो वर्तमान में चल रही है। दूसरा, यहां से देखिए, अब इस राम सेतु के आप इधर देखोगे तो पाक खाड़ी है। क्या है? पाक खाड़ी। और इधर की मैं बात करता हूं तो है भाई मन्नार की खाड़ी। अब आप देखिए, मन्नार की खाड़ी में दो द्वीप हैं, एक का नाम अंडा द्वीप है और दूसरे का नाम है क्रोकोडाइल द्वीप। और एक थोड़े दिनों पहले मोदी जी चर्चा में आए थे ना, यहां पर योग वगैरह तपस्या वगैरह की थी, और वो है विवेकानंद स्मारक शिला, है ना, काफी चर्चा में रही थी कन्याकुमारी में। ये भी एक छोटा सा द्वीप है। नेक्स्ट देखिए आप यहां से, और आगे की ओर हम बढ़े तो एक चीज विशेष बता देता हूं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जो नाम है वो क्या क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। पाक खाड़ी भारत श्रीलंका को अलग कर रही है। मन्नार की खाड़ी भारत श्रीलंका को अलग कर रही है। पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने वाला जो जलमार्ग बोल सकते हो आप, ठीक है, और इसको जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है भाई पाक जल संधि। पाकिस्तान मत कर देना ना, ये पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं है, पाक जल संधि। या फिर आप इसे बोल सकते हो पाक जल डमरू मध्य, या फिर इसे बोल सकते हो पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट बोल दो, पाक जल संधि बोल दो, पाक जल डमरू मध्य बोल दो। ठीक है, तो पाक जल संधि, पाक खाड़ी और मन्नार की खाड़ी तीनों भारत को श्रीलंका से अलग करने का काम करती हैं। इस प्रकार से आपके जो टोटल तटीय द्वीप थे, बंगाल की खाड़ी के द्वीप थे, अरब सागर के द्वीप थे, मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। और जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो आप मान के चलिएगा आपका जो भौतिक प्रदेश का जो टॉपिक है मेरी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे भारत के अफवाह तंत्र को लेकर बहुत शानदार तरीके से। तब तक के लिए बाय। और लाडलो, आपको क्लास बहुत पसंद आई हो तो आप लाइक बटन जरूर प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए ना। तो मेरी तरफ से आज के लिए आपके लिए इतना ही। बाकी मुलाकात आपसे जल्दी होगी, तब तक के लिए बाय।